मतलब देखो, स्क्रीन के ऊपर अगर आपको दिख रहा है, मतलब जो चीज दिख रही है ना, जो इमेज दिख रही है, ये इमेज एक्चुअली है क्या? ये देखो यहाँ पे, ये एक्चुअली अल्ट्रावायलेट रेज में हम लोगों ने, है ना, ये विजुअलाइजेशन किया जा रहा है, यूवी रेज यूज की जा रही है। और ये एक जेल है एक्चुअली, इसको एगारो जेल बोलते हैं, और उसमें जितने भी आपको बैंड दिखाई दे रहे हैं वो सारे हैं डीएनए। मतलब हमने आइसोलेट किया है डीएनए को, और उनको मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डीएनए को देखने के लिए आपको दिख रहा है कि ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देते हैं, एक्चुअली ये ऑरेंज कलर के बैंड होते हैं। थोड़ा सा इमेज और ये इसके पिक्चर के चीज में थोड़ा सा वो कलर थोड़ा सा वेरी हो जाता है, बट ऑरेंज कलर के बैंड अगर आप ओरिजिनली देखोगे तो ये इस तरह से दिखाई देते हैं। तो ये हम यूवी रेज में देख रहे हैं, यहाँ पे हम इथिडियम ब्रोमाइड, ये जो केमिकल है उसको यूज करते हैं एज ए डाई। हम लोग समझ सकते हैं कि जो फ्लोरोसेंस हमें दिखाई दे रहा है डीएनए का, वो इथिडियम ब्रोमाइड, ये जो केमिकल है उसको हमने यूज किया ना। वो मैं डीएनए देखना चाहता हूँ, मैंने डीएनए देखा, मतलब दिख रहा है मुझे कि अच्छा चलो ठीक है, ये किसी एक इंसान का या किसी एक ऑर्गेनिज्म का मैंने डीएनए आइसोलेट किया, और उस तरह से मुझे बैंड दिखाई दे रहे हैं ना। ये जो चीजें देखता हूँ मैं जो बोलता हूँ या जो भी डिस्कवरीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो इसके क्या प्रिंसिपल्स है, क्या क्या प्रोसेसेस है, ये चीज हमें थोड़ा सा नोटिस करना है। ठीक है, तो थोड़ा शुरू करते हैं हम लोग। ठीक ना, देखो डीएनए के बारे में हम लोग जान सकते हैं, और यहाँ पे आपको ये डीएनए दिख रहा है वो नॉर्मल डीएनए है नहीं। इसमें आप थोड़ा येलो कलर का एक अलग सा पैच भी देखोगे जो अटैच है। ठीक है ना, व्हाट इज एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल सिंपल बात है। मतलब अगर आपने घर में कभी दूध का, मिल्क से कर्ड बनाया होगा तो दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बट दैट इज वेरी, व्हाट वी कैन से, द ट्रेडिशनल वे ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसको मैं बायोटेक्नोलॉजी कहता हूँ। अच्छा, मिल्क से कर्ड बनाना भी बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल है। अब कैसे है इसको समझते हैं। देखो हम क्या करते हैं, किसी माइक्रोब्स को यूज करेंगे, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रिंसिपल्स को, प्रोसेसेस को यूज करते हैं, एंजाइम को यूज करते हैं, और उससे ह्यूमंस के लिए या एंटायर सोसाइटी के लिए या अर्थ के लिए जो भी बेनिफिशियल प्रोडक्ट मिल सकता है उसको हम पाने की कोशिश करते हैं। इसी को एक्चुअली हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे अभी जैसे कि यूरोपियन फेडरेशन है बायोटेक्नोलॉजी, उनकी डेफिनेशन है बड़ी वाली, वो बोलता है कि the integration of natural science and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogs for the products and services। देखो मेन चीज है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हमें चाहिए प्रोडक्ट, हमें चाहिए सर्विसेज भाई। इसके लिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी प्लांट हो, जैसे मुझे मेडिसिन चाहिए, है ना, कुछ लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, एलोवेरा जेल लगाएंगे। एलोवेरा जेल कहाँ से आएगा भाई? एलोवेरा जेल विल गेट फ्रॉम द एलोवेरा प्लांट, है ना, कहीं और से तो आएगा नहीं। तो डेफिनेटली बेटा मैं कुछ टेक्निक्स टूल्स यूज करूंगा टू, है ना, withdraw that aloe vera and then convert it into a cream, then I apply it every day, face mask and all, ठीक है। So this is only, है ना, या तो मैं नेचुरल साइंसेस को इंटीग्रेट कर लेता हूँ, ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, सेल्स के पार्ट मतलब ऑर्गेनल्स के लेवल पे भी मैं यूटिलाइजेशन करता हूँ, and molecular analog, protein, DNA, RNA, lipid, vitamin, antibiotic, whatever I can get, I can use it, है ना। तो ये है एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी। नाउ अच्छा चलो, कैसे होगा भाई ये सब, कैसे होगा, कैसे करेंगे, ये किस चीज से डील करेगा? जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं। देखो एग्जांपल है माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेसेस। अभी जैसे कि मेकिंग कर्ड, अब कर्ड आप बना नहीं सकते, आपको वो बैक्टीरिया के ऊपर छोड़ देना पड़ेगा, वो आपको कर्ड बना के देगा, बराबर। तो लैक्टोबैसिलस है वो करके देगा। ब्रेड बनाते, वाइन बनाते, जो भी है फर्मेंटेशन प्रोसेसेस होती है ना, वो सब कुछ बेटा हम लोग बैक्टीरिया की मदद से हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, अभी शायद आपने कभी टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना होगा। अब टेस्ट ट्यूब बेबी क्या चीज है भाई? टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या हम टेस्ट ट्यूब में बेबी बनवाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बस हम एक काम कर सकते हैं कि हाँ, कोई इनफर्टाइल मेल या फीमेल है तो बस उनका स्पर्म और एग कलेक्ट करके हम एक टेस्ट ट्यूब में उसका फर्टिलाइजेशन करा देते हैं।
2 सेल 4 सेल, ठीक है। इसमें देखो ना, आगे देखो, यही तो क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, हाउ टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्व इन बायोटेक। और टेक्नोलॉजी का मतलब कुछ ऐसा मत समझो कि बस एक कंप्यूटर खरीद लिया तो आप टेक्नो मतलब यू आर जी और टेक व्हाटएवर, और एवरीवेयर वी डोंट यूज द कोडिंग एंड ऑल, जस्ट हेलो, है ना। एवरीवेयर वी डोंट यूज द व्हाट वी कैन से द सुपर कंप्यूटर्स, यू नो, वी डोंट यूज द सेमीकंडक्टर्स, यस हेलो। सो टेक्नोलॉजी का मतलब इतना नहीं होता। टेक्नोलॉजी का सिंपल मतलब होता है कि अगर क्या आपको चाय बनानी आती है तो दैट इज अ टेक्नोलॉजी। मैंने बोला होता है ना, हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, नहीं तो दूध से दही बनाना भी टेक्नोलॉजी है ना, बिल्कुल। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है डेफिनेटली। यहाँ पे बातें आती है यार, ये कैसे होगा, आइसोलेशन कैसे होगा। सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ जीन, हम लोग सिंथेसिस क्या करते हैं, क्या चीज बना, क्या हम जीन बना सकते हैं, क्या हम लोग कोई डीएनए बना सकते हैं, कैन वी कंस्ट्रक्ट द जीन, तो बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने करके दिखाया है, वो पुराना ने, he made that RNA artificially, you know, जो सेल में बनता है वो आर्टिफिशियली बना के दिखाया, उसी का तो नोबेल प्राइज मिला भाई को, है ना। तो सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ ए जीन, जीन का यूज करना है, उसको सिंथेसिस करना। प्रिपरेशन ऑफ डीएनए वैक्सीन, अगर आपको नोट पता नहीं हो तो अभी बेटा हमारे इंडिया ने कोरोना के अगेंस्ट डीएनए वैक्सीन बना लिया है, जस्ट डीएनए वैक्सीन, है ना। इसका बहुत ज्यादा हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट यहाँ पे अब मुद्दा आता है जैसे करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके अंदर पहले से ही इनबॉर्न डिफेक्ट होता है, जेनेटिक डिफेक्ट होता है, तो उसको क्या हम करेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बेटा कर सकते हैं, ठीक है। उसका कोई एक लेवल होता है, उस लेवल पे हम लोग जा करके उस चीज को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डेवलप कर ली है, बट बहुत सारी चीजें हमें आज भी बेटा, है ना, उनको सॉल्व करना है। तो जैसे आप देख लो बाजू में एक आपके सामने एक एनिमेशन या जीआईएफ रन हो रहा है, आप उसमें देख सकते हो, वहाँ पे लिखा है क्रिस्पर, CRISPR। तो ये क्रिस्पर वही तो चीज है यार। क्रिस्पर क्या होता है, क्रिस्पर उसी में हम लोग यूज करते हैं जेनेटिक डिफेक्ट को चेक करने में, एवरीथिंग, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानते हैं, एकदम हाई फाई पे नहीं जाते, बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं, बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बेसिक आंसर दे रहे हैं ना। कोर टेक्निक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे तुमने पूछा वेयर इज द टेक्नोलॉजी, सो देयर इज द टेक्निक, यू नो। सो नाउ क्या चीजें मेन है यहाँ पे, दो बातें आती है जो एक्चुअली इंजीनियरिंग स्टूडेंट पढ़ता है ना बाद में जाकर के, बहुत से लोग जाते हैं वो होते हैं, वो मेंटेनेंस में जाते हैं, मेंटेनेंस में जाते हैं। कभी आप लोगों ने शायद बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स देखे होंगे, हैव यू, मतलब जहाँ पे लार्ज स्केल में एंटीबायोटिक प्रोडक्शन होता है। आजकल इवन उसमें रोबोटिक्स भी हम लोग यूज करते हैं ताकि वो सारा ऑटोमेटेड, ठीक है। तो ये जो चीज होती है मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल एम्बियंस एंड सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो दो चीजों में हम लोग टेक्निक्स को हम लोग डिवाइड करते हैं। नंबर 1 द टेक्निक इन विच जेनेटिक मटेरियल, अब ये मेन है, मतलब ये बहुत ही क्या बोलते हैं बेसिक लेवल पे है कि इसमें चेंज करना मतलब इतने आसान बात नहीं है, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। डीएनए और आरएनए के लेवल पे बेटा हम इतना केमिकली चेंज उसको करने की कोशिश करते हैं, अल्टर करते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग का जीन निकाला बैक्टीरिया में डाल दिया, बैक्टीरिया का जीन निकाला प्लांट में डाल दिया, दिस टाइप ऑफ द थिंग वी डू, ऐसा काम हम करते हैं। बस साइमल्टेनियसली कुछ एग्जांपल्स आपको आगे आगे बताऊंगा आने वाले 2-3 लेक्चर्स में। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ख्याली पुलाव ज्यादा नहीं पकाने हैं, ठीक है। बी बेसिक, ठीक है, is chemically altered and introduced into the host organism to change the phenotype। अब उसका phenotype मतलब जो भी कैरेक्टर है वो उसके जीनोटाइप पे, मतलब उसके जीन्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। जो भी प्रोटीन वो बनाता है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। तो क्या अगर हम उसका जीनोटाइप चेंज करें तो ऑब्वियसली बेटा उसमें कुछ कैरेक्टर तो बदलेंगे, बदल जाएंगे ना, दैट विल वी यूज, तो उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल एम्बियंस। ये एक्चुअली इसको सही लैंग्वेज होता है, केमिकल इंजीनियरिंग का ये पार्ट होता है, इसको थोड़ा समझो। इट इज नेसेसरी इन केमिकल इंजीनियरिंग फॉर ग्रोइंग डिजायर्ड माइक्रोब्स eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of antibiotics, vaccines
एंजाइम्स, ये सब जो चीजें हैं, ठीक है। अब आप वैक्सीन बनाना चाहते हो, अब आप बोलोगे कि सर वैक्सीन बनाना ये तो काम करेगा वो साइंटिस्ट, वो बैठा बैठा है। नहीं भैया, वैक्सीन बनाना एक चीज अलग होती है। आपको पता है सबसे बड़ा दिक्कत कहाँ है? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जो भी मतलब Pfizer वगैरह जो अमेरिकन जो भी वैक्सीन है, हम लोग क्यों नहीं लाए इंडिया में? भाई यहाँ का टेम्परेचर, है ना, वो यही नहीं करता यार, उसको सस्टेन ही नहीं करेगा वैक्सीन। पहुंचेगा कैसे लोगों तक? नहीं पहुंच पाएगा। तो सिर्फ बना लेने से कुछ थोड़ी होता है, उसका बेटा प्रोपेगेशन, उसका प्यूरिफिकेशन, उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है, उसका मेंटेनेंस, ये भी तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आप कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करोगे, ये कौन तय करेगा? कोई दूसरा बंदा करेगा, वो भी तो साइंटिस्ट है जो प्रिजर्व करने के बारे में सर्च करेगा। हेलो इजंट इट? हेलो इजंट इट? टेक एन एग्जांपल ऑफ मोबाइल। मोबाइल के बारे में बात करते हैं। मोबाइल का सबसे बड़ा दिक्कत मुझे, आपको शायद सबको दिखाई देगा होगा, आपने कितना भी महंगा एप्पल ये वो खरीद लिया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसकी बैटरी है ना, isn't it? If the battery will dry, what function it will show to you? Nothing, isn't it? Hello? तो यार जितना आप सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड एंड ये और ओएस जो भी फंक्शन आप डालो यार, आपको बैटरी तो इम्प्रूव करनी पड़ेगी to support that सॉफ्टवेयर। तो है ना, तो आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये जो चीज होती है ना, सेम यहाँ पे भी वही बात है बेटा। यहाँ पे हम बायोलॉजिकल लेवल पे जेनेटिक इंजीनियरिंग, और हार्डवेयर लेवल जो है वो है मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल एम्बियंस, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो की बेसिक स्टेप्स है इन जेनेटिकली मॉडिफाइड किसी भी अगर आप ऑर्गेनिज्म को, आपको लगा आपके घर के सामने एक चूहा घूम रहा है, अब उसको आप जेनेटिकली मॉडिफाई करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? हाउ यू विल डू इट? ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद द डिजायरेबल जीन। मतलब देखो, आपको पहले तो वैसे जीन्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, डीएनए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार ये डीएनए ये जीन काम का है ना, दूसरा जो डीएनए वो जो जीन है वो काम का नहीं है, दैट इज नॉट वर्थ टू बी नोटिस्ड और टू बी एक्टेड ऑन। सो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स आती है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का क्या मतलब है? मैं दो अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स का हाइब्रिडाइजेशन करता हूँ ताकि मुझे सुपीरियर क्वालिटी मिले, जिसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। अच्छा, तो ये क्या है? तो इसमें क्या था कि मैंने देखा दो मेरे सामने ट्रीज है ब्रिंजल के, ठीक है। एक ट्री के ऊपर बहुत बड़े बड़े ब्रिंजल्स आते हैं, बट क्वांटिटी बहुत कम है, मतलब क्वालिटी अच्छी है, बड़े ब्रिंजल्स हैं, ठीक है, और उसका अच्छा खासा बैंगन का भरता बन सकता है। सो यू लाइक इट, ओके। नाउ देयर इज अनदर ब्रिंजल वैरायटी यू हैव सीन, उसकी एक बड़ी स्पेशलिटी आपको दिखाई दी, उसमें है ना ब्रांचिंग बहुत है, बहुत ब्रांचेस है, और हर ब्रांच के ऊपर है ना कम से कम 4 से 5 ऐसे ब्रिंजल्स आपको दिख रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि यार ये इस वैरायटी में क्वालिटी नहीं क्वांटिटी है। तो अब आपके दिमाग में आया कि यार ऐसा करूं क्या, इन दोनों का हाइब्रिड करके देखता हूँ, है ना, इन दोनों का, इन दो वैरायटीज का, क्वालिटी वाला और क्वांटिटी वाला। ना, आपकी सोच बिल्कुल सही है बेटा, आपकी सोच तो सही है, बट आप क्या देख रहे हो पता है? सिर्फ ब्रिंचेस, बट बेटा उसमें रूट भी है, स्टेम भी है, लीव्स भी है, उसके भी तो कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब हम लोग ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, दोनों के बीच में अगर हम लोग क्रॉसिंग करा देते हैं, तो सिर्फ वो एक कैरेक्टर थोड़ी मिक्स होता है, सारे कैरेक्टर दोनों के मिक्स होंगे। और तो और इसमें दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है, चलो समझ लो थोड़ा सा। आपको गारंटी नहीं, आपको इसकी ऐसी प्रोजेनी मिल सकती है जिसमें कम ब्रांचेस है, कम बैंगन आए और छोटे छोटे बैंगन आए, मतलब कंप्लीट इंफीरियर वैरायटी मिलेगी। इसीलिए तो इतने सालों से लोग हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, है ना, और अच्छी क्वालिटी के प्लांट हमें मिलते कहाँ हैं? ऐसा क्योंकि आप जो सोच रहे हो ना वैसा ही हो, ये तो बिल्कुल नहीं होता, नेचर होने नहीं देता। तो मुद्दा यहाँ पे, या तो हमें इंफीरियर क्वालिटी मिलेगी, या तो दोनों पेरेंटल वैरायटीज मिलेगी अलग से, मतलब सारे प्लांट या तो एक पेरेंट जैसे या तो दूसरे पेरेंट जैसे, मतलब आपको जो चाहिए वो नहीं मिल सकता, ऐसा भी। या तो आप लकी हो
बढ़िया एक्सपेरिमेंट हुआ हो गया तो आपको वैसा भी ब्रिंजल का वैरायटी मिल गया, इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी, बट ये चांस के ऊपर डिपेंड है। तो ये ट्रेडिशनल जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें दो चीजें हैं, एक तो आपको डिजायरेबल वैरायटी मिले इसकी गारंटी तो है नहीं, बट उसके साथ साथ अगर आपको डिजायरेबल वैरायटी मिल भी गई है ना, आपको उसके साथ साथ बहुत सारे अनडिजायरेबल कैरेक्टर उस प्लांट में आ जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं है। एनीवे, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प्स टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली डिजायरेबल जीन। अब यहाँ पे बड़ा क्रिटिकली हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ, मैं सिर्फ उतने ही जीन को आइसोलेट करूं जो फ्रूट से रिलेटेड है, ब्रिंजल से रिलेटेड, उनके साथ कुछ करके नया अच्छा वैरायटी बनाने की कोशिश करूं, दैट आई कैन डू। और उसमें श्योरिटी है, मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है वही जीन है, वही फ्रूट का जीन है, बस 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 उतना ही है। सो दैट आई विल मिक्स एंड प्रोड्यूस अ न्यू ट्रांसजेनिक ब्रिंजल प्लांट, ट्रांसजेनिक उसका अल्टर कर दिया। तो ये हो गया पहला। दूसरा लेवल है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब आपने जो डीएनए आइसोलेट किया, शायद निकाल लिया उससे, आपने एक बैक्टीरिया देखा उसमें बहुत ही बढ़िया जीन है, ठीक है, वो बैक्टीरिया जो है साइनाइड को बिल्कुल खत्म कर देता है। आपने सोचा मैं भी साइनाइड को खत्म करूंगा, चलो खुद में मैं साइनाइड रेजिस्टेंट जीन डाल दूं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यार हम लोग डायरेक्टली ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हमें उसका वो डीएनए का पोर्शन पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, ये है इसका साइनाइड रेजिस्टेंट जीन, मुझे मिल गया, उसको निकाला, उसकी मैंने बहुत सारी कॉपीज बनानी है। ये कॉपीज मैं कहीं पे किसी दूसरे बैक्टीरिया में या क्लोन 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 कॉपीज करके उसकी रखूंगा, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाऊंगा और देखूंगा कि वो कैसे दूसरे जनरेशन में जाता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो उसको मैं आइडेंटिफाई करता हूँ एंड देन उसको एक पर्टिकुलर होस्ट जो कि उसके क्लोन्स बनाता है। तो पीस ऑफ डीएनए कैनॉट मल्टीप्लाई इटसेल्फ in the progeny cells of the organism, so it is integrated into a recipient genome. It multiplies and inherits along with the host DNA. जैसे जैसे अगर मैं आगे बताऊंगा इसके सब कुछ। Now, maintenance of the introduced DNA into the host and transfer of the DNA to its progeny. Now, यहाँ पे अब नोटिस करना है कि वो डीएनए हमने जो डाला है वहां पे वो प्रॉपरली मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी कॉपी हो रही है, म्यूटेड बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, दूसरे किसी जीन को, किसी है ना दूसरे फिनोटाइप को अफेक्ट भी नहीं कर रहा है, नॉर्मल है, और उसको फिर वो मेंटेन करो, जहां ट्रांसफर करना है वहां ट्रांसफर करो। तो इस तरह से ये थोड़ा सा मतलब किसी भी न्यू बंदे के लिए सब कुछ समझ पाना एकदम से इतना भी आसान नहीं है, बट इतना भी मुश्किल भी नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन अ वेरी प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमें सबसे पहले तो एक बात बहुत ध्यान से समझनी है बच्चों। मैं जब भी ये बात बोलता हूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो इसका सीधा मतलब है कि हम बेसिकली डीएनए के लेवल पे काम कर रहे हैं। इज इट क्लियर? हेलो, है ना, हम लोग बेसिकली डीएनए के लेवल पे काम कर रहे हैं, ये क्लियर पक्का ना? क्योंकि डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक, तो मैं यही इंफॉर्मेशन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल के उससे कुछ काम करवाना चाहता हूँ, सेम जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है ना, मान लेते हैं ये एक बैक्टीरिया है, दिस इज एन बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का मेन ये वाला कोई जीनोम है, उसका डीएनए खुद का डीएनए है। अब मैंने कोई नया यहाँ से जीन आइसोलेट कर लिया, बोला ये वाला जीन इसमें डाल देता हूँ भाई, ले आ जा, इधर आ जा, ठीक है। तो ये तो ऐसे तो जाएगा नहीं, है ना। अगर आपको याद हो तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन तीनों चीजें आपको बताई है। हेलो, इजंट इट? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन। आई हैव टोल्ड यू इवन एचएफआर सेल F पॉजिटिव F नेगेटिव, है ना, ये बताया। तो बेटा ऐसा मतलब डीएनए इधर से उठाया उसमें डाल दो, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो हमें पहले क्या करने पड़ते हैं, हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने पड़ते हैं। ना ये क्या चीज है इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे। फर्स्ट recombinant DNA was emerged by linking a gene of antibiotic resistant with a native plasmid of the Plasmodium typhimurium। देखो, अब ये सब बातें का बेसिक मैंने थोड़ा सा बेटा बना के रखा है आप लोगों का,
मैंने प्लाज्मिड क्या होता है ये बताया है जब मैंने कॉन्जुगेशन आपको समझाया था। मैंने उसके ऊपर ORI साइट होता है ये भी आपको बताया है। इफ यू वर देयर इन दैट क्लास दैट इज द बेस्ट थिंग, है ना। इफ यू वर देयर इन दैट क्लास यू नो इट व्हाट इज प्लाज्मिड, व्हाट इज ORI साइट। तो ये देखो प्लाज्मिड एक बहुत छोटा सा सर्कुलर DNA बैक्टीरिया में मिलता है और उसके ऊपर खुद के जैसे कि एफ फैक्टर होता है वैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी पाया जाता है। ये भी मैंने बच्चों आपको बताया है। इफ यू डोंट रिमेम्बर विल जस्ट है ना रिवाइज इट, डोंट वरी अबाउट दैट। नो, अब क्या किया ये जो है ना, कोएन एंड बोयर, ये दो साइंटिस्ट आपको दिखाई दे रहे, दोनों बड़े अच्छे से स्माइल कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो। ठीक है, ऊपर जो है बैक्टीरिया है ना, साल्मोनेला, जो कि टाइफाइड कॉज करता है। तो इस साल्मोनेला टाइफाइड कॉज करने वाले बैक्टीरिया के अंदर छोटा जो प्लाज्मिड था, उस प्लाज्मिड में हमने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अटैच कर दिया। हमने नहीं, इन दोनों, ये जो दिख रहे हैं आपको, है ना, कोएन एंड बोयर। नाउ आप बोलोगे इसमें बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1972 isolated the antibiotic resistant gene by cutting out of DNA piece from a plasmid। तो एक दूसरा बैक्टीरिया आता है जिसका नाम है इश्चेरिचिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया। अब ये जो इश्चेरिचिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया है उसका प्लाज्मिड इन्होंने आइसोलेट कर लिया। उसके प्लाज्मिड के ऊपर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था। इसके बेटा ई कोलाई के प्लाज्मिड के ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, उसको उन्होंने कट करके निकाल दिया और कट करके निकाल करके साल्मोनेला का जो प्लाज्मिड है उसको जाकर के चिपका दिया और वही प्लाज्मिड उन्होंने साल्मोनेला में वापस डाल दिया। ये पहली बार ऐसा किया गया। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया जो मैंने बोला? किसी को नहीं आया है खुद से पूछो। बेसिक थिंग, वेरी बेसिक थिंग। मैं थोड़ा सा फिर पेन एंड पेपर यूज करके वो ड्रॉ करके तो वो समझ में आता है। एनीवे, तो यहाँ पे मैं उतना ये नहीं करना चाहता हूँ। तो अगर आपको क्वेश्चन आए भी तो आप ये बता सकते हो हाँ सर ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हमें देखने को, तो रिकॉम्बिनेशन करना, कहीं से निकालो और दूसरी जगह ला दो, तो उस DNA को मैं नॉर्मल DNA तो बोलूंगा नहीं, उसको मैं बोलूंगा अच्छा ये DNA रिकॉम्बिनेंट है बिकॉज इट इज रिकम्बाइंड। अभी साल्मोनेला बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड है उसमें हमने ई कोलाई बैक्टीरिया का, है ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लगा दिया, तो वो हो गया रिकॉम्बिनेंट DNA, isn't it? So let's understand this. Joining of DNA molecules from two different species that are inserted into a host organism to produce new genetic combination। अब ये जो पूरी डेफिनेशन है ना, इसका हर एक टेक्निक में आगे बताने वाला, एक एक जो चीज है, ज्वाइनिंग ऑफ DNA कैसे करोगे, दो डिफरेंट स्पीसीज से DNA कैसे निकालोगे, ठीक है, फिर इंसर्ट कैसे करोगे होस्ट में, होस्ट को कैसे चुनोगे, कौन वेक्टर होगा, ठीक है, कैसे उसको ग्रो, ये सारी टेक्निक अब मैं आगे बताने वाला हूँ। तो ये डेफिनेशन ना समझ में आए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी तक जो मैंने बोला ना समझ में आए कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि एक एक चीज हम देखने वाले हैं राइट नाउ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो अब मैं मुद्दा आता है, सर ये जो आप बोल रहे हो इससे DNA निकाला, उसमें चिपका दिया, उसका निकाला, उसको, ये सब कैसे करेंगे ये बताओ। ऑब्वियसली वी नीड सम टूल्स, है ना, वी नीड सम टूल्स। हेलो, इजंट इट? आप कहीं किसी का बोले मैं इसका सर्जरी कर दूंगा, कैसे करोगे भाई? सो यू मस्ट नीड टूल्स। अब यहाँ पे हमें बड़ा ध्यान रखना है कि ये जो टूल्स है ना, इनको हमें यूज करना होता है। यहाँ पे 3 टूल्स है, उनको साइमल्टेनियसली हम लोग पढ़ेंगे। एक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जब भी मैं बोलता हूँ ना कट करना है, तोड़ के निकालना है, जोड़ देना है, ऑब्वियसली वहां पे एंजाइम का रोल है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देख पा रहे होंगे, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिखा है फर्स्ट, उसके नीचे लिखा है मॉलिक्यूलर सीजर्स। हेलो, इजंट इट? मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या है? आप ऑपरेशन करने जा रहे हो भाई, पर DNA को कट कर रहे हो यार अभी, है ना। DNA को कट करना, जोड़ना, ये सब कुछ, obviously you need enzymes and enzymes must be the endonucleases, nuclease जो DNA से डील करे। हेलो, उसके बाद आपको चाहिए क्लोनिंग वेक्टर, ऐसा DNA जिसमें आप एक्चुअली फॉरेन DNA को अटैच करो।
और वो फॉरेन डीएनए फिर आप एक प्रॉपर कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर डाल के उसको मल्टीप्लाई करो। ओह माय गॉड, दिस मच इज टू मच। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे बस 3 चीजों को नोटिस करो, हमें 3 चीजों को ध्यान से डिटेल में अभी जानना है, ठीक है। वन इज एंजाइम, वन इज वेक्टर, वन इज होस्ट। हेलो, क्लियर है 3 चीजें? हेलो, क्या क्या है? एंजाइम्स, वेक्टर्स, होस्ट। एंजाइम्स, वेक्टर्स, होस्ट। पहले हम लोग पढ़ते हैं एंजाइम्स, पहले एंजाइम्स, ठीक है, देन वेक्टर, देन होस्ट। एनीवे, लेट्स डू इट, ठीक है ना। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ना ये क्या मतलब है सर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? देखो एक्चुअली ये जो है ना, ये अजीब ही चीज है। इसका मतलब है कि हुआ क्या था, ये देखो, ये एक केवीपीवाई का क्वेश्चन भी है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेन एंड पेपर यूज करके बेटा तो आपको थोड़ा सा समझा दूं मैं यहाँ पे कंसेप्ट, ठीक है। तो मुद्दा ये है बेटा, सिंपली देखो यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, ओके, दिस इज अ बैक्टीरिया, ये है बैक्टीरिया, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया में इसका खुद का डीएनए है, ओके सर, थैंक यू सर, ओके सर, ये उसका खुद का डीएनए, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी लाइफ बढ़िया चल रही थी, अचानक से इसके ऊपर अटैक हुआ। किसका अटैक हुआ? एक वायरस का, ठीक है। अब ये वायरस का तो बाहर रह गया प्रोटीन, इसने अंदर छोड़ दिया खुद का डीएनए। याद ना, देखो इस बैक्टीरिया के पास 2 ही बातें हैं, या तो सरेंडर करके मर जा, या तो फाइट कर, बराबर है ना। ये ना, ये बैक्टीरिया सोचता है कि नहीं, मेरे पास कुछ ऐसे भी हथियार है जिससे इसके डीएनए को मैं मार सकता हूँ। तो ये तुरंत बेटा वो चीजें बनाना शुरू करता है, वो है कुछ एंजाइम्स ना। अब ये जो एंजाइम से बनाता है, ये क्या करता है, दिस एंजाइम विल एक्चुअली गो एंड कट दिस डीएनए वाइल डीएनए इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स। तो उसका डीएनए गया। अब ये जो एंजाइम्स है ऑब्वियसली दे रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ, रेस्ट्रिक्टेड द वायरल, है ना, रेस्ट्रिक्टेड द वायरल डीएनए। इसीलिए इस एंजाइम को मैंने कहा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हेलो, इजंट इट क्लियर टू यू? सबको समझ में आया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या मतलब है? हेलो, है ना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब है कि उसने खुद को बचाने के लिए और वायरस के जीनोम को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो एंजाइम प्रोड्यूस किया, वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सर मेरे को एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किसी के पास है क्या ये क्वेश्चन? किसी को आया ये क्वेश्चन? सर ठीक है, जिस गन से वो दूसरों को मार रहा है, जिस बॉम्ब ब्लास्ट करके दूसरों को मार रहा है, एनिमी को मार रहा है, उससे वो खुद भी तो मर सकता है, क्योंकि लड़ाई तो उसके खुद के अंदर ही तो हो रही है। वाह, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो अगर सर ये एंजाइम डीएनए को ही डाइजेस्ट करता है, तो ये भी उसका खुद का डीएनए तो है। अरे यार गजब है। यस है ना, क्वेश्चन समझ में आया? नो, यही तो क्वेश्चन है तुम्हारा केवीपीवाई, है ना। अरे क्वेश्चन समझ में आया? अरे इसने एंजाइम बनाया जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है। अब वो वायरस के डीएनए को ही डाइजेस्ट करेगा और खुद के डीएनए को कोई छोड़ देगा क्या? क्योंकि वो है ही न्यूक्लियस। एवरीवन इज गॉट इट ना। यहाँ पे एक मुद्दा आता है, थोड़ा ध्यान से समझो। इन एंजाइम्स को हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस कहते हैं। ध्यान से, हाँ बहुत ध्यान से, यही बेसिक कंसेप्ट है बेटा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक बहुत स्पेशलिटी है, वो किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही कट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर GAATTGC ये सीक्वेंस है, तो बराबर बेटा इस सीक्वेंस को पढ़ेगा और पढ़ करके इसी सीक्वेंस में कहीं पे कट करेगा, उसकी ये स्पेसिफिसिटी है। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स are very specific to respect to the site. They are very site specific. They will cut only that portion of the DNA. Hello. अब यार ये मेरे लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में बड़ी काम की चीज है भाई। मैं जहां पे भी कट करना चाहता हूं तो वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करूंगा जो उस साइट को कट कर सके। वाओ, ये बहुत जबरदस्त डिस्कवरी है। पता है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो भी आप आज जो भी वैक्सीन वगैरह भी ले रहे हो, इस एंजाइम की डिस्कवरी के बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल था भाई। दिस इज द ग्रेटेस्ट माइलस्टोन, यू नो। नाउ अब आता है सर मेरा और एक क्वेश्चन, क्या है बता। सर क्वेश्चन ये है कि सर ऐसा ही सीक्वेंस इतने बड़े डीएनए के ऊपर कहीं ना कहीं तो होगा। ऑब्वियसली, बिल्कुल सही, ऐसा ही सेम सीक्वेंस इस डीएनए के ऊपर भी होगा। तो सर फिर ये अपने आप को कैसे बचाएगा ना?
यहाँ पे दूसरी चीज आती है, जब भी बेटा हम लोग ये जो बेसिस होते हैं ना, नाइट्रोजनस बेसिस, इनको कट करने वाले जितने भी एंजाइम्स है ना, वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं इनके मोलेकुलर स्ट्रक्चर के बारे में। तो बहुत बार क्या होता है कि जैसे ये साइटोसिन है, इसको एक मिथाइल ग्रुप अगर अटैच करोगे, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, या तो जैसे यहाँ कट करेगा, यहाँ ग्वानिन है, ग्वानिन के ऊपर उसने कहीं तो भी जहां पे भी जगह मिलती है वहां पे उसने अगर मिथाइल ग्रुप, मिथाइलेशन ऑलवेज प्रोटेक्ट द डीएनए फ्रॉम एंजाइम्स। हेलो, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है, हाउ इट विल सेव इट्स ओन डीएनए, आंसर इज बाय मिथाइलेशन। हेलो, isn't it? by मिथाइलेशन। मतलब जब भी हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये वर्ड यूज करते हैं तो उसमें दो चीजें हैं, एक तोड़ने वाला, एक मिथाइलेशन करने वाला। एक्चुअली इसके दो पार्ट होते हैं, 1 and 2। तोड़ेगा फॉरेन डीएनए को और अपने डीएनए को वो मिथाइलेशन करवा लेगा जहां जहां पे टूट सकता है वहां पे। Isn't it clear to you? हेलो, ये क्लियर है? अरे किसी को कोई क्वेश्चन है? पूछ लो भाई, नहीं समझ में आ रहा और एक पूछ लो, और बार बता देते, उसमें क्या है? हाँ सर, नहीं समझा। यस, हाँ सर, नहीं समझा। नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं। देखो बहुत सिंपल है, इसमें बेसिक है, बहुत ही सिंपल। हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब भी ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही चीज नोटिस नहीं करनी है, हमें दो बातें नोटिस करनी है। नंबर 1 कि एक तो फॉरेन, जैसे कि मैं खुद के बारे में बात करता हूँ, मेरे बोन मैरो सेल, आपके आपके बारे में बात करता हूँ, हमारे बोन मैरो सेल, आप बोलोगे सर वो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेंगे, डब्ल्यूबीसी, अच्छा है, बढ़िया है, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेंगे। और उससे क्या होगा सर? अगर फॉरेन कोई भी वायरस आया, बैक्टीरिया आया, फंगस स्पोर आया, उनको मारेंगे। बहुत बढ़िया। बट बेटा सर ये लिम्फोसाइट तो डब्ल्यूबीसीज होते हैं ना? बिल्कुल। तो जैसे ये बाहर के सेल्स को मार सकते हैं, तो क्या वो अपने खुद के सेल्स को नहीं मार सकते? कर यही सकते तो हैं सर। क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? हेलो, क्वेश्चन समझो हाँ भाई, सर। क्वेश्चन समझो, आंसर तो बाद में देंगे। क्या वो ऐसा नहीं कर सकते मेरे डब्ल्यूबीसी मेरे ही सेल्स को खत्म करे? तो इसीलिए इसको बचाने के लिए लिम्फोसाइट की टाइप्स होते हैं बेटा, लिम्फोसाइट्स के टाइप है ना। जैसे मैं बोलता हूँ, है ना, वो होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। अभी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट होते हैं, बराबर जाके बेटा, है ना, दूसरे सेल्स को मारेंगे, मारेंगे बिल्कुल, जो आया उसको खा जाएंगे। बट साइमल्टेनियसली मेरा बोन मैरो सप्रेसर टी सेल भी प्रोड्यूस करता है, मतलब सप्रेसर टी लिम्फोसाइट। ये क्या करते हैं? ये इनको कंट्रोल करते हैं, भाई रुक जा यार, हो गया, बाहर के आए थे मर गए, अभी तू रुक, ये बताने वाला। हेलो, आपका इम्यून सिस्टम ऐसे काम करता है। आपके ही बोन मैरोस साइटोटॉक्सिक मतलब कीलर सेल भी प्रोड्यूस कर तो रहे हैं, बट कीलर सेल के साथ साथ सप्रेसर सेल भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो अपने ही साइटोटॉक्सिक सेल्स को बोलते भाई हो गया, गुस्सा ठंडा कर, वो मर गया सामने वाला। इजंट इट? आर यू क्लियर? नहीं तो ये क्या करेगा? गुस्से में अपने घर में तोड़ फोड़ मचाएगा। हेलो, गुस्सा बहुत खतरनाक बात है। आर यू गेटिंग दिस? आर यू यस सर, गेटिंग करते दिस? हैं। सबको समझ में आ रही बात? ओके ना, अगर ये यहाँ पे होता है तो ये बेचारे इतने छोटे बैक्टीरिया में भी तो होगा। तो जो डीएनए है वो एंजाइम बना रहा है दो प्रकार के। बोलेगा कि यार तू एंडोन्यूक्लियस तूने बनाया है, ये जा करके इनको तोड़ने वाला है, बट देख खुद के डीएनए को डाइजेस्ट मत कर। इसीलिए और एक चीज बनती है जो कि जहां जहां पे इसके साइड से जहां जहां ये वाला एंजाइम कट कर सकता है ना, वहां वहां पे बेटा हम मिथाइलेशन करा देते हैं। मिथाइलेशन ऑलवेज इनहिबिट द एक्शन ऑफ दिस एंजाइम। हेलो, क्लियर है क्या? यस सर, yes क्लियर। so that is what the point we all have to understand। इसीलिए ये जो रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस बोलते हैं ना, ये एक्चुअली दो पार्ट में है। वन इज न्यूक्लियस एक्टिविटी, तोड़ने वाला, एंड अनदर इज अ मिथाइलेज एक्टिविटी, प्रोटेक्शन करने वाला। तो ये बैक्टीरिया के अंदर होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट एंड द स्लाइड्स। नाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं, तो ये डायग्राम देख के आपको तोड़ने वाला ही दिख रहा है,
प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है ना. So these are the enzymes. These are the enzymes which cut the DNA at the specific sites into fragments. बराबर बेटा वो DNA को कट कर देगा. ठीक है. They belong to a class of enzymes called as the nucleases. Nucleus क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड को तोड़ रहा है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड. Now in 1963, two enzymes, now understand this, two enzymes that restricted the growth of the bacteriophage in E. coli were isolated. ये देखो E. coli बैक्टीरिया में जब बैक्टीरियोफाज अंदर एंट्री मार रहा था तो उसको ही उसने खत्म कर दिया. E. coli बैक्टीरिया ने वायरस को खत्म कर दिया भाई. और हमने वो डीएनए वो एंजाइम आइसोलेट किए. कौन कौन से? दो एंजाइम. one enzyme added methyl groups to the DNA. मतलब खुद के डीएनए को उसने मिथाइल ग्रुप अटैच किया. And the other is actually cut the DNA. वो वायरस के डीएनए को कट कर रहा है. इसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ऐसा वर्ड यूज करते हैं. ठीक है, जो वायरस के डीएनए को कट करता है. नाउ हमें बढ़िया टूल मिल गया. अगर मैं दुनिया में कहीं पे भी कहीं कौन से भी डीएनए को कट करना चाहता हूँ, मेरे पास क्या टूल है? Restriction endonuclease. So as a scientist, as we have isolated in 1963, yes, hello, and we got what we can say the gene genes को कट करने वाला gene मिला है हमको. So more than 900 restriction enzymes have been isolated from over 230 strains of the bacteria. तो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट बैक्टीरिया से हम लोगों ने बहुत सारे मोर देन 900 आज तो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. किसी बहुत महंगा होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इज टू एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होता है. छोटा सा वायल आता है. ठीक है, तो बजट इसी में गड़बड़ा जाता था हम लोगों का जब हम ये सब जेनेटिक रिसर्च कर रहे थे. तो इसमें बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ होती थी. ये जो वायल्स होते हैं ना, ये खरीद के लाना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का. So anyway, because they are isolated, we have isolated this, and what we have lot of different types of enzymes. बहुत सारे है ना, अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स हैं. अब वो अलग अलग साइट पे कट करते हैं. हर एक एंजाइम का अपना अलग अंदाज है ना, कट करने का अंदाज अलग है, साइट अलग है. ठीक है, तो इससे हमें और भी बेनिफिट मिलता है. क्या बेटा सबको यहाँ तक समझ में आया? हेलो, यहाँ तक समझ में आया? ओके. नेमिंग ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. देखो मेरा एम सिर्फ केवीपीवाई तक नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. मेरा एम है कि आपको समझ में आए कि जब हम लोग ये सब पढ़ते हैं, जब आप पढ़ोगे भी, क्योंकि आप है ना, आपको पता रहे यार, हाँ आई नो इट, चलो ऐसा होता है. ठीक है, सो कभी मौका मिले तो इसके ऊपर आप काम कर पाओ. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इंडिया है, इंजीनियरिंग है, ये ऐसा. वहाँ जाओ कुछ इंटरडिसिप्लिनरी, बाहर जाओ, वहाँ पे ऐसा कुछ बंधन नहीं है, सब है ना, कोई भी कुछ भी कर सकता है. सो द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट लेटर. अब जैसे नेमिंग वगैरह वाला जो कंसेप्ट है, शायद ही आपको केवीपी वगैरह में पूछ ले, बट जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि अभी जैसे एंजाइम का नाम है EcoR1, ये नाम है EcoR1. क्या मतलब है भाई इसका? इसका मतलब बहुत सिंपल है. नंबर 1, फर्स्ट लेटर इंडिकेट्स जीनस. अभी इश्चेरिचिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया से आपने निकाला, तो इश्चेरिचिया उसका जीनस है, कोलाई उसका स्पीसीज है, तो स्पीसीज स्पेसिफिक CO. और वो कौन सा स्ट्रेन है? बहुत सारे स्ट्रेन मिलते हैं आपको. मैंने बेटा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बताया था, स्मूथ स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन, ऐसा बताया था. वैसे ही नहीं है, बहुत सारे हैं. जैसे यहाँ पे नाम दिया है बेटा उस बैक्टीरिया का, E. coli RY13, ये स्ट्रेन है उसका. E. coli का RY13 ये स्ट्रेन है. फ्लैजेला अलग होते हैं, सेल वॉल में केमिकल थोड़ा बहुत कंपोजिशन अलग होता है. इस बेसिस पे हम लोग बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन करते हैं. तो दैट इज टू मच डिफिकल्ट, बट बहुत सारे अलग अलग एक ही बैक्टीरिया के, एक ही इको अभी इश्चेरिचिया कोलाई के अलग अलग स्ट्रेन्स आपको देखने को मिलेंगे. नाउ अंडरस्टैंड दिस. अब ये जो E. coli है RY13 है ना, इसका यहाँ पे R ये वर्ड लिखा है. नाउ यहाँ पे लिखा है 1. 1 क्या है?
1 मतलब ये रोमन नंबर है जो इंडिकेट करता है कि इस एंजाइम की डिस्कवरी कब हुई। ठीक है, ये इसको सबसे पहली बार कब आइसोलेट किया गया था, ये पहला या उसके भी पहले कोई आया था, तो इसको 1 लिखा है मतलब ये पहला है। इसके बाद में जो डिस्कवर हुआ उसको बोलेंगे EOR2। अगर इसी बैक्टीरिया से दूसरा अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम निकाल पाए उसको बोलेंगे EOR2। तीसरा निकालेंगे तो क्या बोलेंगे इसी बैक्टीरिया से तो EOR3। सिंपल। हेलो, समझ गए? ठीक है, बहुत आसान है। अभी जैसे कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है ना, हीमोफिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा उसकी बेटा है ना D13 D14 D, ऐसे बहुत सारी वैरायटीज है। उससे मिला हमें एंजाइम पहली बार, तो उसको मैं बोलूंगा HIND3 HIND1 HIND2। व्हाट इज दैट हिंड? हिंड इज व्हाट H फॉर द हीमोफिलस। What is I answer? Influenza. Oh, Haemophilus influenza. What is D? D for the strain. And what is 1? 1 is the isolation number. पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, that's it. है ना? तो ये क्लियर है, नाम ऐसे लिखे होते हैं एंजाइम्स के। Anyway, आगे चलते हैं। सर हाँ बोलिए। सर ई कोलाई में R/13 क्या है? स्ट्रेन है भाई, उसके स्ट्रेन का नाम है, वैरायटी। बासमती क्या है? ओराइजा सटावा बासमती। हाँ। बासमती क्या है? वैरायटी है, वैसा ही है। ठीक है, ओके। नाउ टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बहुत सारे अलग अलग टाइप। देखो, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस, एक बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस कभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्चुअली नहीं होता। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब होता है कि डीएनए जो आपको देखने को मिल रहा है, जो भी डीएनए आपको लोगे, इसको ये एंजाइम साइड से कट करता है, मतलब इधर इधर के जो भी बेस पेयर से आगे मतलब कॉर्नर कॉर्नर वाले वहां से निकालता हुआ आगे बढ़ेगा, ऐसे को हम लोग बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। बट अगर कोई भी एंजाइम अगर डीएनए को बीच में कहीं कट करे तो उसे हम लोग कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। तो जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करते हैं हम लोग वो इसी टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस नहीं होते। ठीक है, so we use restriction endonucleases. What we use the restriction endonucleases. Exonuclease, they remove the nucleotides from the ends of the DNA. That is not useful. हमें कट करना है भाई, डीएनए को कट करना है बीच में। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा यार? वही करेगा, कट करेगा। ये एक्सोन्यूक्लियस साइड साइड से जाएगा तो हमें तो आइसोलेशन में तकलीफ होगी। एनीवे, एंडोन्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दे कट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। ऐसा नहीं कि वो कहीं पे भी डीएनए को कट करेंगे, मन मर्जी आया रैंडम कट करे, ऐसा नहीं करते वो। दे आर वेरी, आई एम रिपीटिंग इट, सीक्वेंस स्पेसिफिक। सीक्वेंस स्पेसिफिक। इको R1 का सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा, GAATTC। दिस इज द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस जहां पे भी उसे दिखेगा उसके बराबर बेटा G और A के बीच में कट करेगा। ठीक है, G और A के बीच में वो कट करेगा। ठीक है, यस हेलो। अब क्या है आपके लेवल पे यही पूछेंगे, तो ये सीक्वेंस याद रखो, इसको बोलो घटक। घटक, ठीक है, घटक व्हाटएवर। क्योंकि इको R1 के लेवल पे आपको आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो बाकी तो इसलिए इजी तो मैंने ये बता दिया घटक। तो घटक में ये G और A के बीच में कट करेगा, ऐसा नहीं कि मिडल में कट करेगा। आप बोलेंगे सर यहाँ पे कट करता है, नो नो नो, नॉट लाइक दैट। इट विल नॉट कट एट दैट, हेलो, it will cut at the G and A. Hello, so understand this. So they cut at a specific position within a DNA. Within a DNA, they can bind to specific recognition sequences of the DNA and cut each of the two strands of the specific points in their sugar phosphate backbone. बिल्कुल सही है बेटा। न्यूक्लियोसाइड जो डीएनए होता है उसमें जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है ना, उसी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ये कट करेंगे। शुगर फॉस्फेट बैकबोन में ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, वहीं पे ये पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कट करते हैं। आई होप इट इज very very clear to all. Now I want to show you on the pen and paper what I am actually saying. Hello, यहाँ पे मेरे पास एक डीएनए है, ये डीएनए, ओके। यहाँ पे सीक्वेंस है बेटा घटक, ओके। नाउ
आपको नोटिस करना है इसके नीचे का सीक्वेंस क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होती है दोनों डीएनए के ऊपर, तो यहाँ GC है तो यहाँ G होगा, यहाँ A होगा, यहाँ A होगा, यहाँ T होगा, यहाँ T होगा, यहाँ पे होगा C। अब ऐसे सीक्वेंसेस को हम लोग पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस कहते हैं। व्हाट इज द पैलिंड्रोम मीनिंग? व्हेन यू रीड फ्रॉम 5' to 3', इट इज घटक। When you read from the 5' to 3', this direction, it is again the same sequence. Ghatak. Hello? Are you getting this? ऐसे सीक्वेंस को जो कि दोनों साइड से बराबर वैसा ही पढ़ा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस। Write down, I will write down here something A, T, C, G, A. Now this is the sequence I have written here. Now I will write इसका A का यहाँ T होगा, यहाँ G का C होगा, यहाँ C का G होगा, यहाँ T का A होगा, यहाँ पे T होगा। Now if I will read this sequence from this side, it is ATCGA, and you will read this side, this is the TCGAT. Now they are not palindrome. This is not palindrome. Hello? तो ये कभी भी बेटा किसी भी एंजाइम का सीक्वेंस नहीं होता कटिंग सीक्वेंस। कटिंग सीक्वेंसेस आर दिस, इनको बोलते हैं पैलिंड्रोम। अब इसको समझाने के लिए एक्चुअली एक रॉन्ग सा कंसेप्ट बताते हैं, जैसे कि नयन। अब ये नयन ये वर्ड है, इसको मैं एन वे कोई भी साइड से पढ़ूंगा तो नयन ही पढ़ूंगा, या तो मलयालम, बट इट्स नॉट करेक्ट। ये भी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज इट्स अ सिंगल लाइन यू आर रीडिंग। यहाँ सिंगल लाइन नहीं है। ऑन द बोथ द स्ट्रैंड्स व्हेन यू रीड इट, इट शुड रीड इन दैट सेम सीक्वेंस। घटक ऊपर, घटक नीचे, दैट्स इट, दैट इज व्हाट। हेलो, दोनों स्ट्रैंड में सीक्वेंस को जब आप पढ़ोगे, जब वो इक्वली रीड होता है तो ही उसे हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। एंड माइंड इट, दिस इज द सीक्वेंस व्हिच एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड बाय योर एंजाइम EcoR1। हेलो, है ना? तो ये कहाँ पे कट करेगा भाई? सर यहाँ पे कट करेगा, G और A के बीच में, G और A के बीच में, ठीक है? G और A के बीच में, ऊपर G और नीचे। तो अगर सर यहाँ पे ये कट करेगा तो यार यहाँ तो इसके जो एंड डेवलप होंगे बड़े अजीब होंगे। बिल्कुल सर, देखो यहाँ पे आपको नोटिस करने को मिलेगा, ये है G, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सीक्वेंस C, एंड देन यू कैन सी द T A G, दैट्स इट। यहीं पे उसने कट किया भाई, करेक्ट। तो उसका दूसरा एंड कैसा बनेगा? दूसरा एंड बनेगा ऐसा, ये यहाँ पे आ जाएगा G, दिस इज C, देन यहाँ पे T A एंड G। इज इट क्लियर? हेलो, तो बेटा फिर से मैं इसको जोड़ सकता हूँ क्या आराम से? यस आई कैन। व्हाई? बिकॉज दिस पोर्शन इज रियली कॉम्प्लीमेंटरी टू दिस पोर्शन। हेलो, इजंट इट? अरे हाँ या ना? इनके बीच में फिर से बॉन्ड बनाना आसान है कि मुश्किल है? बहुत इजी। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्टिकी एंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्टिकी एंड। तो ये एक स्पेशलिटी है भाई, रेस्ट्रिक्शन एंड। हम लोग क्यों इसको एज ए टूल यूज करते हैं? बिकॉज व्हेन दे कट दे मैक्सिममली प्रोड्यूस अ स्टिकी एंड। अरे वाह, मजेदार बात है यार ये। स्टिकी एंड, अरे समझ रहे हो क्या? अरे समझ रहे हो क्या? पूछो ना यार, नहीं समझे तो पूछ लो यार। सर समझ गए। स्टिकी एंड बन गया। About sticky. क्या बेटा? Can you again explain about sticky? हाँ, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो बहुत सिंपल है। ये जो डीएनए है, अब ये स्टिकी क्यों है? अगर मैं इसको फिर से जोड़ना चाहूँ तो ये कैसे जुड़ेगा? तो कैसे जुड़ेगा मतलब बहुत सिंपल है यार। मतलब यहाँ जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे आके यहाँ जी नहीं आएगा यार, यहाँ पे जी हटा देते हैं। ओके, जी तो वहां चला गया ना। ओके, नाउ दिस इज स्टिकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला ए जो है, डेफिनेटली दिस ए इज हियर, इट विल कैन फॉर्म द डबल बॉन्ड हियर। ये आएगा, तो जैसे आप इसको इनको दोनों को एक दूसरे को फिर से क्लोज लाओगे तो बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे, है ना? क्यों? क्योंकि T will pair with the A, T will pair with the A, this T will pair with the this A, and this T will pair with the this A, and that's it. It can form the bond. Hello? Yes sir. है ना? ये डायरेक्टली वेटेड बॉन्ड बना देगा। सो इस तरह से स्टिकी एंड बनते हैं। नाउ हाउ आई विल यूज इट, यू नो। देखो मेरे पास एक डीएनए है, ये वाला,
ये प्लाज्मिड है। इसको मैंने EcoR1 नाम के एंजाइम से कट किया, यहाँ पे कट किया। तो यहाँ पे जब मैं कट करता हूँ तो मुझे डेफिनेटली बेटा ये प्लाज्मिड ओपन होते हुए दिखाई देगा, यहाँ से कट जाएगा, कटेगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा स्टिकी एंड। आई विल गेट दिस, ओके सॉरी, आई विल गेट द स्टिकी एंड हियर एंड स्टिकी एंड हियर। नाउ आई हैव द स्टिकी एंड। यहाँ पे वो बेस पेयर्स है जो खुले हैं। सेम थिंग मैंने एक फॉरेन डीएनए लिया, मेरे बॉडी से मैंने इंसुलिन का जीन को इस एरिचिया कोलाई से कट किया, तो यहाँ पे बेटा उसके पास वो सीक्वेंस का टेंड है, यहाँ पे भी वो सीक्वेंस का टेंड है, बाकी यहाँ पे वो अटैच्ड है। नाउ दिस इज अ डीएनए which I want to introduce, है ना, I want to attach this into this plasmid. Can I do it? Because इसको भी मैंने EcoR1 से ही कट किया। तो बेटा इनके दोनों के जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, ये वाला इसके साथ बराबर मैच हो जाएगा। हेलो हेलो, क्लियर? और मुझे जो डीएनए मिलेगा, मतलब जो सर्कुलर प्लाज्मिड मुझे मिलेगा, वो कैसा होगा? ऐसा, ठीक है, ये ऐसा होगा, isn't it? है ना, और उनके इसमें वही फॉस्फेट बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री क्योंकि खुला था, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्योंकि खुला था, तो जुड़ गया, बाकी तो डेटाबेस पे जुड़ जाएंगे। सो ये बन गया मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि ये प्लाज्मिड है, ब्लू वाला प्लाज्मिड है बैक्टीरिया का, और ये मेरा इंसुलिन का जीन है जो मैंने मेरे पैनक्रियास से निकाला है। ह्यूमन बीइंग, मैं मतलब ह्यूमन बीइंग, हेलो, है ना। बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में ह्यूमन बीइंग का इंसुलिन अटैच किया by using same restriction enzyme. Why? Because that enzyme identifies the same sequence which is actually present on both DNAs. Hello, are you clear? अरे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए भाई, हम लोग इतना लार्ज स्केल पे इंसुलिन कैसे बना पा रहे हैं? जैसे ही हमने इचरेचिया कोलाई में इंसुलिन का जीन डाल दिया है, उसको बोला है देख तू अभी इंसुलिन जीन लेके जा, हमको प्रोटीन बना करके दे दे, इंसुलिन बना करके दे दे, तो वो कर रहा है, वो बना रहा है। हेलो, आर यू क्लियर? आर यू गेटिंग दिस? है ना, मतलब सिर्फ एंजाइम होने से काम नहीं चलेगा, हमें एक सुटेबल वेक्टर चाहिए। ये प्लाज्मिड वेक्टर है जिसको हम एक्चुअली हमारा जीन अटैच कर सके, isn't it? अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. बहुत बढ़िया, चलो let's understand here. Now the same thing I'm telling you here. Lot of things are there. So first restriction endonuclease जो सबसे पहला डिस्कवर किया गया था, एक्चुअली उसको HIND2 कहते हैं। अब ये बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं रहस्य है, बरमुडा ट्रायंगल जैसा। बरमुडा ट्रायंगल समझते हो ना, तो वही है ना, बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य सुलझ नहीं रहा भाई। सर इसको HIND2 क्यों बोलते हैं? ये आप देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द जो बायोलॉजी स्टूडेंट है, मेडिकल प्रिपेयर, वो नीट पे ढूंढ रहता है पूरा पे, व्हाई द फर्स्ट वर्ड इज HIND2, व्हाई नॉट इट इज अ HIND1? बड़ा क्वेश्चन है यार, बिकॉज मैंने अभी बताया नोमेनक्लेचर, 1 का मतलब पहला आइसोलेशन, isn't it? हेलो, 2 का मतलब दूसरा आइसोलेशन। सर अगर ये सबसे पहला एंडोन्यूक्लियस है तो इसको तो HIND1 बोलना चाहिए, व्हाई इट इज HIND2? यस, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है, प्रॉब्लम ये है, मैं बता दूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और आंसर भी ट्रिकी है। होता क्या एक्चुअली क्या है, ये जो एंजाइम्स है ना, इसके ऐसे टाइप्स है, टाइप मतलब 5 या 4 टाइप है, 4 टाइप्स ऑफ द डिफरेंट एंजाइम्स है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी दे डू। जिस तरह का एक्टिविटी वो करते हैं, ब्लंट एंड बनाएंगे या सीक्वेंस जहाँ पे वही कट करेंगे, या जहाँ सीक्वेंस पढ़ते उससे दूर जाकर के कहीं तो भी कट करेंगे, ऐसे ऐसे टाइप्स है, ठीक है। तो ये जब पहली बार डिस्कवर किया गया था, ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली टाइप 2 वाला है, टाइप 2 है ना, जो टाइप 2 कैरेक्टरिस्टिक वाला चीज है, तो इसलिए इसको उसका नाम रखा गया HIND2। इसको क्या नाम रखा गया?
हिंट 2। इसके बाद में जो दूसरा डिस्कवर हुआ उसको फिर नाम रखा गया हिंट 1। क्या रखा गया उसको? हिंट 1। मतलब एंजाइम्स के टाइप आते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। बहुत सारे एंजाइम्स है जो एंडोन्यूक्लियस के टाइप है। ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियस पहले से डिस्कवर हुए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाद में। किसी को समझ में आया? एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में फर्क है। हमारे डीएनए में बहुत सारे एंडोन्यूक्लियस है जो कि डीएनए को बीच में कहीं तो भी तोड़ते हैं, ठीक है, बट वो रेस्ट्रिक्टेड हो पर्टिकुलर साइट पे। तो वो जो टाइप्स है वो टाइप 1 में आते हैं, वहां यहाँ सीक्वेंस है, गलत जगह पे कट कर रहे हैं, इस तरह से एंडोन्यूक्लियस आर देयर, यू नो। So there you must differentiate between these two. First thing first. ठीक है, when you understand that, okay, तो जब उन्होंने डिस्कवर किया था तब वो एंडोन्यूक्लियस के हिसाब से नाम रखा था। अच्छा, ये टाइप 2 है, हिंड 2। बाद में पता चला कि नहीं भाई, इनकी यदि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक वाले लोग हैं तो इनके लिए स्पेशल क्लासिफिकेशन, नेमिंग वगैरह इनका रखा गया, एंड दैट्स इट। यही बस उसका कारण है, बाकी कुछ नहीं है। इट्स सो सिंपल। So first restriction endonuclease is HIN2. It cuts the DNA at a particular point by recognizing a specific sequence of a 6 base pairs. तो ये 6 base pairs को देखता है और वहीं पे बेटा ये उसको कट करता है। वैसे ही आप देखोगे तो E को R1 में भी 6 base pair ही है, घटक है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इसी को हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं फॉर HIN2, HIN1 और व्हाटएवर एनी एंजाइम। किसी भी एंजाइम के लिए हम लोग है ना रिकॉग्निशन वाला बोलते हैं। नाउ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अभी मैंने आपको बताया था कि इन एंजाइम की स्पेशलिटी है, ये बराबर एक कोई तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानते हैं और वहीं पे वो कट करते हैं, जो कि किसी भी डायरेक्शन में आप पढ़ोगे दोनों स्ट्रैंड को तो बेटा सेम रीड होगा। यही वो स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। कैन आई मूव अहेड? ओके, अब बेटा थोड़ा ध्यान से देखना, जो अभी मैंने पेन एंड पेपर पे बात करी थी उसका बस यहाँ पे स्टेटमेंट है, बाकी कुछ नहीं है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट। मैंने बताया अभी, है ना, सेंटर में कट किया था क्या? नहीं, जी और ए के बीच में कट किया। सो बट बिटवीन द सेम टू बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, दोनों तरफ उसने जी और ए के बीच में ई को R1 ने कट किया, यही बताया। नाउ दिस leaves single stranded overhanging stretches at the ends, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिकी। यहाँ पे बस फायदा हो जाता है, they form the hydrogen bond with their complementary cut counterparts and this stickiness facilitate the action in the DNA ligase। अब ये क्या है? ligase मतलब ligase करने वाला, जोड़ने वाला। अब ये बायोमोलिक्यूल में बताया मैंने, ligase एंजाइम के नाम बताया भैया, ऑक्सीडो रिडक्टेज, हेलो, इजंट इट? 6 क्लासेस एंजाइम्स। तो डीएनए लाइगेज विल कनेक्ट द जॉइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स टू ईच अदर। तो यहाँ पे तोड़ने वाले से भी जोड़ने वाला महान होता है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, दोनों ही ग्रेट है अपनी अपनी जगह पे। सीधा डीएनए लाइगेज ये जो एंजाइम है यहाँ पे यूज होता है। when cut by the same restriction enzyme, अगर हम दोनों तरफ, मतलब मैंने जैसे किया अभी करके दिखाया, दोनों तरफ, तो प्लाज्मिड को भी E को R1 से तोड़ा और इंसुलिन के जीन को भी मैंने E को R1 से ही कट किया, तो मुझे प्रॉपरली दोनों के मैचिंग स्टिकी एंड्स मिले, है ना, मैचिंग स्टिकी एंड्स मिले, जिससे मैं डीएनए को कट कर पाया। आई होप कि आप भी ऐसा कभी कुछ करो, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो दिखती नहीं है आपको, ठीक है। इसमें बहुत जो हम लोग बोल ही नहीं रहा हूँ, बहुत टेक्नोलॉजी अभी छुपी हुई है, ठीक है। सो व्हेन कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, the DNA fragments have the same kind of the sticky ends. They are joined by DNA ligase. So that is what will be done very carefully. ठीक है, अभी देखो यार ऐसा होता है, शायद आपको अगर तो KVPY एग्जाम में तो पूछ सकता हूँ, तो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। मान लो अगर कभी कुछ एंजाइम्स है, जैसे यहाँ पे एक सीक्वेंस है GATC, GATC ये सीक्वेंस है, GATC ये सीक्वेंस है। तो
यहाँ पे आ जाएगा GATC, ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब ये पैलिंड्रोम दिख रहा है ना आपको, GATC, एनी साइड यू विल ब्रेक इट्स विल। नाउ सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं तो यार बराबर बीच में कट करते हैं यार, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो जब ये एग्जैक्ट सेंटर में कट करेंगे ना, तो व्हाट हैपेंस यू नो, इट विल प्रोड्यूस द ब्लंट एंड। अब ये ब्लंट एंड आएगा ना तो डीएनए लाएगा इसकी तो मजा आ जाएगी, मतलब वो तो मतलब हाथ खड़े कर दे भैया, हम ना कर पाएंगे। ब्लंट एंड तो कैसे कनेक्ट करेंगे, बिकॉज दो डीएनए है ना, जब तक कॉम्प्लीमेंट्री उनके बेस पेयर नहीं मिलता तब तक वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना करके चिपकेंगे नहीं। तो हमें ऐसे दो डीएनए के टुकड़े मिलेंगे जो कि एक्चुअली ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं। नाउ इसके लिए अलग प्रोसीजर है, ठीक है, अलग प्रोसीजर है। मतलब हम लोग दो एंजाइम यूज करते हैं जो कि पॉलीएडिनिलेशन करेगा और दूसरी तरफ पॉलीथायमिनाइजेशन करेगा। मतलब ये देखो, ये ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया, सॉरी जस्ट एक्सटेंड, ओके, ये बन गया एक ब्लंट एंड, ये बन गया दूसरा ब्लंट एंड। अब दोनों ही ब्लंट है यार तो जुड़ेंगे नहीं, तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे पॉली 8 यूज करेंगे और यहाँ ए ए ए ए ए ए ऐसे करके थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर देता है पहले। ऐसे ही करके बेटा दूसरे साइड के ऊपर हम लोग वो जोड़ देगा टी 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 टी। नाउ दिस विल हैपन एंड व्हेन इट विल हैपन वी कैन कनेक्ट बोथ द कट डीएनए, इजंट इट, है ना। तो पहले तो अगर ब्लंट एंड आता है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि सर ब्लंट एंड आएगा तो कैसे चिपकाएगा भाई, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, एक स्ट्रैंड को एक्सटेंड किया जाता है। उसके वैसे भी एंजाइम हमने डिस्कवर किए हैं जो कि सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड को एक्सटेंड कर देते हैं किसी एक सिंगल बेस से। तो बहुत टेक्नोलॉजी आगे है बेटा, बहुत सारी चीजें होती है मॉलिक्यूलर लेवल पे। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि उसको एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, हो गया। अब ये blunt end is actually converted into the sticky end and then they will ligate it. Hello, got it? अरे पता चला क्या? Yes, sir. तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। हाँ सर एक्सटेंड करेंगे। अब वो एंजाइम ये वो सब नाम नहीं बताऊंगा, वो थोड़ा हेवी हो जाएगा, तो ज्यादा हेवी नहीं करते हैं, बस बेसिक कंसेप्ट आपको पता है। हाँ भैया ठीक है, ऐसा होता है, हाँ डन, हाँ ठीक है, हाँ अच्छा, ये सब हो गया। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स हम लोग कैसे कर सकते हैं, ना देखो तो थोड़ा सा आपको समझना चाहूंगा। देखो, डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय अ टेक्निक कॉल्ड एज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये टेक्निक है जेल, इसका इमेज मैंने आपको पहले दिखाया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब टू विजुअलाइज द डीएनए फ्रैगमेंट्स एज अ ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स, ठीक है। अभी इस साल के नीट का पेपर देखोगे ना 2021, उन्होंने क्वेश्चन पूछा ये अल्ट्रावायलेट रेज में डीएनए होता है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे तो एगारो जेल के ऊपर जो फ्रैगमेंट दिखते हैं उसका कलर क्या होता है भाई, ऑरेंज कलर। सो दे आर व्हाई, बिकॉज ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बहुत सारे किसी ने इमेजेस देखे रहेंगे ना तो उसको ब्लू कलर दिखाई देता है ऑन द गूगल एंड ऑन, वो ब्लू कलर ये वाला याद रहता है उसको, ये ब्राइटनेस समझ में नहीं आता वो क्या होता है ना। तो ब्लू कलर ऑप्शन है, ठीक है। सो बट इट्स विल नॉट अपीयर द ब्लू कलर, इट विल अपीयर ऑरेंज कलर। इट इज एक्चुअली ड्यू टू दिस इथिडियम ब्रोमाइड एंड द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है, उसके वजह से ये। नाउ आप ये सेटअप देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हेलो, दिस इज वेरी क्रूशियल, इसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ व्हाट इज दिस, हाउ इट विल वर्क? नंबर 1 point you have to understand this, the DNA is a negatively charged molecule. Hello, is it a which type? Negatively charged. तो हम लोग पहले पेन एंड पेपर पे चलते हैं, उसके बाद बेटा इस टेक्निक को समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आई हैव दिस डीएनए, I have this DNA. Okay, DNA है, ठीक है। अब क्या सर, मैंने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया, कोई तो भी एक ही यूज किया, कोई एक टाइप उठा लिया और बोला कि चलो इस एंजाइम से मैं इस डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, है ना, कत्लेआम मचा दूंगा। ठीक है, कर दो भाई। अभी कैसे होगा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अभी ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, अभी पर्टिकुलर साइट पे कट करता है, ऐसा तो नहीं कि कहीं भी कट करेगा, इट्स नॉट लाइक दैट।
सो इट विल कट अ पर्टिकुलर साइड। ऐसे कोई रैंडमली कहीं पे नहीं, कोई यहाँ पे, इसने यहाँ पहले कट मारा, ये कट है फर्स्ट कट। देन फॉरगेट अबाउट ब्लंट है, स्टिकी है, डोंट थिंक अबाउट दैट। ठीक है, यहाँ पे कट किया भाई, यहाँ पे कट कर दिया। देन यहाँ पे कट किया, यहाँ पे। ठीक है, अभी क्योंकि हम लोग देख पाते हैं, हमारी आंखें हैं, तो हम लोग नोटिस करते हैं कि यार दिस इज द स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट, हेलो इजंट इट? सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट ये है ना? और दिस वन इज द लार्जेस्ट फ्रैगमेंट। इसका नंबर है थर्ड, इसका नंबर ओके, इसका नंबर है थर्ड और इसका नंबर है 2। तो 4 फ्रैगमेंट मिले। नंबर 1 आई वांट टू आस्क सिंपल क्वेश्चन, क्या बेटा सारे जो फ्रैगमेंट्स है उनकी लेंथ सेम है क्या? आप बताओ। नो सर। नो, बिल्कुल सही। मतलब यू कैन सी जो भी फ्रैगमेंट्स है उनके लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब डिफरेंस। ठीक है, फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। और ये क्यों हुआ? ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, RFLP। ये चीज आपको पूछेंगे विद फुल फॉर्म, यू नो व्हाट इज RFLP? सो आंसर इज restriction fragment length polymorphism. When you cut a DNA with a particular restriction enzyme, you will get different lengths of DNA fragment. Hello, clear है RFLP? RFLP क्लियर है? अगर RFLP क्लियर है तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, बेटा क्या आप मुझे बता सकते हो कि इनमें से कौन से फ्रैगमेंट का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा? और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, फोर्थ वाले का। ओह ग्रेट, यू आर टैलेंटेड। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन है, सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा? पहले वाले का, फर्स्ट वन। बहुत बढ़िया, नाउ आई विल यूज इट, यू नो। चलो अंडरस्टैंड करते हैं। देखो मैंने क्या किया, एक एल्गी होते हैं, एल्गी से एगार एगार मिलता है ना? हम लोग उसका एक जेल का ऐसा बना लेते हैं, जेल का ऐसा एक, है ना, एक कंप्लीटली बेड बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है ना? ये जो बेड है, ये जो जेल वाला पोर्शन है, इसको हमने एक फ्लास्क में रख दिया, 1 फ्लास्क। इस फ्लास्क की खूबी ये है कि इसके इस साइड में यहाँ पे बेटा, है ना, एक हमने इलेक्ट्रोड लगा के रखा हुआ है। दिस इलेक्ट्रोड इज एक्चुअली अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, जिसको हम कैथोड कहते हैं। करेक्ट है क्या? एंड इज इट क्लियर? चलो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, है ना, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हम लोग निगेटिवली चार्ज लिखते हैं, इसको मैं कैथोड कहता हूँ। इज इट क्लियर राइट नाउ? हाँ या ना बोलो। कैथोड मतलब निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है ना यार? यस सर। हाँ ठीक है, चलो बढ़िया, थैंक यू। ना यहाँ पे आते बेटा, इस एंड के ऊपर, इस एंड के ऊपर, इस एंड के ऊपर एक और इलेक्ट्रोड है, और इस इलेक्ट्रोड का चार्ज बेटा पॉजिटिव है। तो ये है बच्चों एनोड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैथोड को लिखा नहीं बट एनोड को लिख देता हूँ। ए फॉर एडिशन एनोड प्लस, के फॉर कट, कट माइनस कट, व्हाटएवर। सो मुद्दा ये है कि डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज and this gel is porous from inside. It has a lot of pores, now यहाँ पे हमने एक बफर सॉल्यूशन डाल दिया, बफर सॉल्यूशन जो पीएच वगैरह को चेंज ना करे। एंड नाउ यहाँ पे बेटा ये सारे जो फ्रैगमेंट आपने बनाए हैं, डीएनए के फ्रैगमेंट जो भी है, जो भी सॉल्यूशन है, वो सारे डीएनए के फ्रैगमेंट इस छोटे से वेल में आप लोगों ने लोड कर दिया। एंड नाउ कनेक्ट द सर्किट भाई। So there is an electric field. So now you know the DNA is negatively charged. And they are actually the well, they are loaded towards a negatively charged electrode. So there is a repulsion. But they will be attracted toward the anode. So they will start quickly moving. The DNA will start quickly moving into these pores toward the एनोड। हेलो, वो एनोड की तरफ भाग रहे।
They are moving toward the anode through these pores. Hello, are you clear? Are you clear? Why they are moving toward the anode? Because they are negatively charged. Hello, DNA are negatively charged. Clear है? Yes, Clear sir. है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। सर फोरेसिस क्या होता है? अरे पोर्स के थ्रू भाग रहा है भाई जेल के अंदर से। ओ माय गॉड, ऐसा है। तो अभी अभी मैंने आपको पूछा, अच्छा कौन ज्यादा देर तक भाग सकता है, छोटा वाला फ्रैगमेंट या है ना, ज्यादा दूरी तक कौन जाएगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है या जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है? तो ऑब्वियसली बेटा जो बड़े वाले फ्रैगमेंट्स है, ये वाले जो 4th नंबर वाले, वो यहीं पे कहीं रुक जाएंगे ना, सारे जा नहीं पाएंगे ज्यादा दूर तक क्योंकि बड़े है। 3rd वाला शायद यहाँ तक जाएगा, 2nd वाला और भी छोटा है तो यहाँ तक जाएगा, छोटू वाला नंबर 1 आ गए। यस, हेलो, isn't it? Yes, ना sir. आपने क्या किया था इसमें, जब ये वेल में है ना, जब डीएनए डाला था उसके साथ आपने इथिडियम ब्रोमाइड भी डाला था। नाउ आपने क्या करना है, ये जो आपका जो एगारो जेल का जो है ना, जहाँ पे यहाँ वेल बनाया था, यहाँ पे दौड़ाया था इसको, बराबर है ना, इसको बस निकाल लो और बस पुट इट इन फ्रंट ऑफ द एगारो जेल। यू विल सी अ बैंड हियर, you will see a band here, you will see a band here, you will see a band here. These are what the patterns, hello, on the agarose gel. Why? Because जहां जहां आपको ऑरेंज कलर का फ्लोरोसेंस देखने को मिल रहा है, वहां वहां पे बेटा आपको obviously you can see the bands of the DNA. I think you are very clear. टेक्नोलॉजी समझ में आ रही है भैया? शेयर टेक्नोलॉजी की तरह। Sir, what are we putting in front of agarogel? हाँ, What are we putting in front of agarogel? इथिडियम ब्रोमाइड। एगारोज जेल में हम एगारोज रखते हैं, एगारोज, ये हमें एगारोज मिलता है, इट्स अ जेल। हैव यू यूज्ड द झंडू बाम? हैव यू यूज्ड द मूव? हैव यू कंज्यूम्ड द आइसक्रीम एंड ऑल? इसमें सब में जेल होता है भाई। ये जेल मिलता है एल्गी से, एगार एगार, यू नो, एगार एगार, दिस इज एगार 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 एगार। तो सीवीड से हमें मिलता है, सीवीड, ठीक है। तो जो एल्गी होते हैं उनसे बेटा हमें ये एगारोस नाम का सब्सटेंस मिलता है और उसके अंदर हम डीएनए को रन कराते हैं। नाउ आई विल आस्क द क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड इन ABBY एग्जामिनेशन। On the electrophoresis gel, the DNA fragments are separated on the basis of, बताओ, no option, no option, Molecular weight. exactly, that's it। इसीलिए मैंने आपको मॉलिक्यूलर वेट पूछा था। जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा वो उतना ज्यादा बेटा डिस्टेंस ट्रेवल करके एनोड के पास पहुंचेगा, और on that basis we can separate the different DNA strands, isn't it? Can we separate the different DNA strands? Yes, we can। अब ये क्यों किया हम लोगों ने? To separate the DNA strands, अलग अलग DNA strand हमने सेपरेट किए। अब हो सकता है कि हमें जो जीन चाहिए था वो शायद इस सेकंड वाले पे है, इस पे है या इस पे है या इस पे है या इस पे है, we don't know, we don't know। तो मैं ये जो डीएनएज है ये आइसोलेट करता हूं, निकालता हूं, इसी को हम इल्यूशन कहते हैं। इल्यूशन मतलब इस जेल से ये सारे डीएनए मैं निकाल दूंगा और इन डीएनए को, ये बड़े वाले फ्रैगमेंट को किसी दूसरे प्लाज्मिड के साथ जोड़ के रखूंगा, ठीक है। इसका भी, इसको भी निकालूंगा, किसी दूसरे प्लाज्मिड में इसको जोड़ के रखूंगा। तो इनकी एक लाइब्रेरी बना देता हूं मैं, और मैं ऐसा कर सकता हूं आपके पूरे एंटायर डीएनए के साथ, हाँ ना, हाँ कर सकता हूं। और हमने यही तो किया जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया। तो हमने क्या किया, एक एक क्रोमोसोम निकाला, उस क्रोमोसोम का एंटायर डीएनए निकाला, उस डीएनए के हजारों टुकड़े बनाए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और इन टुकड़ों को सेपरेट किया बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस, और सेपरेट करके बेटा उनको अलग अलग बैक्टीरिया में क्लोन करके रखा। उसी को हम जीन लाइब्रेरी कहते हैं। हेलो,
जीन लाइब्रेरी। अगर मैं चाहूँ, मैं आपसे पूछूं, वहां जाओ, बोले सर मेरे को 11th क्रोमोसोम होता है ना ह्यूमन का, ठीक है, उसके सारे जीन चाहिए, तो मैं बोलूंगा चलो ठीक है, ये सारे बैक्टीरियल प्लेट्स तुम्हें दिख रहे हैं, इन बैक्टीरियल प्लेट्स में जितने बैक्टीरिया है ना, सबके प्लाज्मिड में एक एक टुकड़ा रखा गया है, सबसे बड़ा टुकड़ा इधर, सबसे छोटा टुकड़ा इधर, उससे छोटा इधर, इससे छोटा इधर, इसमें से ढूंढ ले तुझे क्या चाहिए लेके जा। इज इट क्लियर भाई, समझ रहे हो क्या रे? ये है जीन लाइब्रेरी दैट वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर इवन ह्यूमन, फॉर इवन other different types of the organisms. You know, if you want a particular gene, a particular segment of any organism which we have actually isolated, we can get from that gene library, and this is the way. And how we'll preserve it? We preserve this in a bacteria because they can clone, they can multiply, and they can produce the same type of the DNA, my own DNA into them. उनके अंदर वो कॉपी कर रहा है मेरे DNA को। तो इसी चीज को अभी आगे आगे समझना है। तो क्या बेटा यहां तक आपको बातें समझ में आई? इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ऑन विच बेसिस इट इज सेपरेटेड? आंसर इज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स molecular weight. Yes. Why the DNA will move toward the anode? Because it is negatively charged. Or they may ask you, why DNA will move toward the which electrode, anode or cathode? So you have to tell, yes, it will move toward the anode. देखो यहाँ पे कुछ बच्चे, पता नहीं आप होगे कंफ्यूज या नहीं, बट कुछ बच्चे एनायन, कैटायन, एनोड, कैथोड में होते हैं। ऐसा होता है। Anion is negatively charged ion. The ion which moves toward the anode is the anion. Hello? है ना? ये तो पता है ना? कोई भी चीज negatively charged ion, it will move toward this. So that is an anion. This is an anion which moves to the positively charged electrode, anode. Yes, hello? है ना? Any positively charged that will move toward the negatively charged cathode. जो कैथोड की तरफ आयन जाएगा वो होगा कैटायन. So it's must be a positively charged. Cation is a positively charged ion. Cathode is a negatively charged electrode, isn't it? So don't get confused. Yes, DNA is an anionic molecule. An ionic molecule. Illusion is very simple. जेल है यार, वो जेल है, कोई सॉलिड सब्सटेंस है नहीं, उसको आप कट कर सकते हो। कट के वो जितना पोर्शन का आपको बैंड दिख रहा है ना, बस उतना पोर्शन निकाल के प्यूरिफाई कर लो, आपको डीएनए मिल जाएंगे बड़े वाले लेंथ वाले, है ना? That's it. Let's move to the slides. Okay. Now, so DNA bands are cut out from the agar gel, and this is called elution. इसी को हम लोग elution कहते हैं. These purified DNA fragments are used to construct recombinant DNA by joining them with the cloning vectors. तो मैंने क्या किया, उन DNA को निकाला, बट निकाल के बस रखा क्या? नहीं, उनको मैं वेक्टर्स के साथ जोड़ता हूँ, प्लाज्मिड्स के साथ जोड़ देता हूँ, ताकि उनकी मैं बहुत सारी कॉपीज कराते रहता हूँ. इल्यूशन सॉल्यूशन के ऑपोजिट है, ठीक है? सॉल्यूशन के ऑपोजिट है. सॉल्यूशन मतलब मिलाना, इल्यूशन मतलब निकालना, ठीक है? सो नाउ these purified DNA fragments, ELUPI, that's correct, so are used to construct recombinant DNA. अब यहाँ पे जो DNA हम निकालेंगे उनको हम recombinant DNA बनवाएंगे, प्लाज्मिड के साथ अटैच कर देंगे, और प्लाज्मिड के साथ अटैच करने के बाद में उनको एक स्पेसिफिक किसी होस्ट में बेटा मल्टीप्लाई करने के लिए रख देंगे, ठीक है? तो ये आगे वाली प्रोसेस है, ये आगे वाली स्टेप्स है. यहाँ पे एक जेल दिखाया गया है, इसमें 1 2 3 4 दिया गया है. आपको नोटिस करना है ये पहला वाला जो है वो अनडाइजेस्टेड डीएनए, मतलब वो थोड़ी दूर तक मूव किया क्योंकि वो भी निगेटिवली चार्ज है.
बट बाकी डाइजेस्टेड है, अलग अलग प्रकार के एंजाइम से हमने कट किया है। एक ही डीएनए को हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम से कट किया। मान लेते हैं इसमें ई को R1 से कट किया, यहाँ पे बाम H1 से कट किया, यहाँ पे HIND3 से कट किया। तो इसमें बेटा सेम डीएनए को मैंने अलग अलग एंजाइम से भी कट किया, तो मुझे अलग अलग फ्रेगमेंट्स लेंथ मिलते हैं। ठीक है, इसी को मैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल बेटा क्लियर है। ये रहा सब कुछ अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। आपको नोटिस करना है ये चैप्टर को मैंने दो हिस्सों में बांटा है, पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग। हेलो, इजंट इट? हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग को पढ़ रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैंने 3 टूल्स के बारे में बात की है। पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, दूसरा वेक्टर्स और तीसरा होस्ट। तो अभी हम वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। नाउ क्या हम किसी भी प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, या तो किसी भी सर्कुलर डीएनए को वेक्टर कहने के लिए उसमें एक्चुअली कौन से कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। राइट नाउ देखो, क्लोनिंग वेक्टर के बारे में हम अगर बात करें तो देखो हम लोग एक वायरस को भी एज ए बैक्टीरियोफाज को भी बेटा हम लोग एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं। और इसकी टेक्निक को मैंने ट्रांसडक्शन कहा था, अगर आपको याद हो तो। हेलो, है ना? इसके टेक्निक को मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में मैं जीन को ट्रांसफर कर सकता हूँ। अगर मैं बैक्टीरियोफेज को डिजाइन कर दूं, उसको बोलो कि भाई जाके वहां पे मल्टीप्लाई मत करना, बस मेरा जीन लेके जाना है, नहीं वहां जाके तू तहलका मचाएगा, वैसा नहीं करना। जाना अपना डीएनए उसमें डाल देना, और वो एक्चुअली तेरा डीएनए नहीं होगा, वो एक्चुअली मेरे डीएनए को लेके जाएगा। तो बोला ठीक है, क्योंकि उसका नेचुरल टेंडेंसी है बैक्टीरियोफाज का, वो एक बैक्टीरिया से निकलेगा तो दूसरे पे जाके अटैक करेगा, ये उसका टेंडेंसी है। बस उसकी टेंडेंसी का मैंने फायदा लिया। तू जा ही रहा है, अच्छा जा रहा है तो मेरा भी डीएनए लेके जा, है ना? ऐसा बोलते ना हम लोग, कोई जा रहा है तो चलो ठीक है मेरा भी थोड़ा सामान पहुंचा। सो वैसा ही हम लोग कह रहे हैं, isn't it? यहाँ पे हम लोग प्लाज्मिड को यूज कर रहे हैं, हम लोग बैक्टीरियोफाजेस को यूज कर रहे हैं to transfer the DNA. Yes, isn't clear? Hello, clear है बेटा? ना बैक्टीरियोफाज ये सब। अब थोड़ा सा बेटा इसमें ना थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम लोग सादी बातें करते हैं। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हाई नंबर पर सेल, have a very high copy number of their genome within the bacterial cell। अब होता क्या है, जब कभी भी कोई वायरस किसी बैक्टीरिया के अंदर घुस जाता है ना, मतलब वहां पे डीएनए छोड़ देता है, तो यार इनकी एबिलिटी होती है कि ये अपनी मिलियंस ऑफ कॉपीज बना लेंगे एक ही बैक्टीरिया में, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे। सो दे मेक देयर मिलियंस ऑफ कॉपीज, बहुत ज्यादा नंबर में वो कॉपीज बना सकते हैं। अगर छोटा है वायरस, अगर बड़ा है मतलब बैक्टीरियोफाज जैसा अगर बहुत बड़ा वायरस है, तब भी बेटा वो अच्छा खासा नंबर बनाएंगे। ठीक है, इट कैन बी थाउजेंड्स, ठीक है, वो थाउजेंड्स में बेटा वो अपना नंबर बनाएंगे। नाउ अब इसी का फायदा उठाएंगे हम लोग, है ना? हैव अ वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। जब भी बैक्टीरिया के अंदर वो जाते हैं तो अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं। तो हमने क्या बोला, चल मेरा डीएनए लेके जाना तू, तो क्या कर, उस बैक्टीरिया के अंदर जाएगा ना, तो वहां पे जाने के बाद में, है ना, मेरे ही डीएनए के बहुत सारे कॉपीज बना दे। तो वो करेगा, वो करेगा, क्योंकि उसकी ये टेंडेंसी है, जाएगा भी वहां पे अपनी कॉपीज भी बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो वायरस है ना, इसका जो डीएनए है ना, इसके डीएनए में इन्फेक्शन करने की एबिलिटी रखा है, मल्टीप्लाई करने की एबिलिटी रखा है, बट उसका खुद का जो प्रोटीन कोड बनाता है ना, ये ऊपर वाला कैप्सिड बनाने की एबिलिटी निकालती। अब ये जाएगा जरूर, वहां जाएगा, वहां जाने के बाद में, है ना, हम अपना डीएनए उसके साथ अटैच कर देंगे, वहां इंसर्ट भी करेगा और हमारे ही डीएनए के बहुत सारे कॉपीज बनवाएगा वहां पे। बट उस सेल को, उस बैक्टीरियल सेल को डैमेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी पैथोजेनिसिटी हमने खत्म कर दी है।
इज इट क्लियर? अब ये बोलना वायरस के अंदर के डीएनए का हमने पैथोजेनिसिटी खत्म करी, हमारा डीएनए उसके साथ जोड़ दिया बैक्टीरिया के अंदर। वाह, टेक्नोलॉजी है भाई, रियली commendable thing. So have very high copy numbers of their genome within the bacterial cells. और ये सब चीजें बहुत बड़ी रही नहीं आजकल, क्योंकि आज हम तो ये तो माइक्रो लेवल पे चलती है ना। आज हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, दैट मींस वी आर डेवलपिंग द रोबोट्स व्हिच आर लाइक दिस वायरसेस। वायरस से जितने छोटे बेटा हम रोबोट्स बना रहे हैं। सो आज का टेक्नोलॉजी और बहुत आगे है। ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं आज से बेटा 100 साल पहले की कहानी है, ये थोड़ा समझो, isn't it? हेलो, है ना? यस सर। आप कोई बहुत नई चीज नहीं पढ़ रहे हो, हाँ आप पहली बार पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, बट एज अ ह्यूमन काइंड वी आर एक्चुअली मच अहेड ऑफ दिस, है ना? ठीक है। नाउ एनीवे, so have very high copy numbers of their genome within the bacterial cell. ये bacterial cell के अंदर जाकर के अपनी copies बनवाता है। Some plasmids have only 1 to 2 copies per cell. Plasmid में इतना दम नहीं होता जितना वायरस में होता है। प्लाज्मिड भी करेगा, ठीक है, बट प्लाज्मिड को हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द वायरस। इसलिए आज भी हम लोग ज्यादा वायरसेस को यूज नहीं कर पाते। We use mostly the bacterial plasmids. Hello. So यहाँ पे कुछ प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद में लगभग बेटा 15 to 100 कॉपीज पर सेल बना लेता है। इनका कॉपी नंबर उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। So when the cloning vectors are multiplied in the host, the linked piece of the DNA is also multiplied. Now, आप ये सर बार ये कॉपी नंबर ये क्या बोल रहे हो? इसका क्या फायदा हमें? देखो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है यार। कैसा बेनिफिट है? ठीक है, जब मैंने कोई डिजायरेबल जीन, हमारा जीन उस बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, तो जैसे वो प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा, अगर उस प्लाज्मिड ने अपनी 15 कॉपीज बनाई तो बेटा वो हमारे जीन की भी 15 कॉपीज तो बनाएगा ना। तो हमारे जीन की एम्प्लीफिकेशन हो रही है, ज्यादा से ज्यादा नंबर में हमारा जो जीन है, डिजायरेबल जीन हमें जो चाहिए, उसकी नंबर वो बढ़ा के दे रहे हैं। तो बेनिफिट है। खुद की कॉपी करेगा तो हमारे साथ में जो जीन उसके साथ अटैच है उसकी भी कॉपी करेगा। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, मैंने जो जीन डाला है उसकी वो ज्यादा से ज्यादा कॉपी बना करके देगा और ये मेरे लिए एम्प्लीफिकेशन है। इससे ज्यादा बेनिफिट होता है। इतने स्मॉल लेवल पे, मिनिस्कल लेवल पे, माइक्रो नैनो लेवल पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्वांटिटी मैटर करती है भाई, क्वांटिटी बहुत मैटर करती है ना। ये समझना आपके लिए एज ए साइंटिस्ट आपको बहुत जरूरी है। आप जितना मिनिस्कल लेवल पे काम करोगे, छोटे लेवल पे काम करोगे, क्वांटिटी मैटर करेगी, ठीक है। आपको अर्थ की स्टडी करनी है तो 1 अर्थ इज सफिशिएंट, because it's so huge. But if you are studying about the molecular level, you need large sample. Without large sample, you are unable to study the things. So multiplied in the host, the linked DNA. तो ये हमारा काम वो करके दे रहे हैं। इसीलिए किसी भी वेक्टर की सबसे बढ़िया क्वालिटी होती है कि वो खुद से रेप्लिकेट कर पाएगा, ठीक है। तो क्या फीचर्स होते हैं क्लोनिंग वेक्टर का? नंबर 1, उसमें होना चाहिए उसका खुद का ओरिजिन साइट, ORI साइट, जहां से वो रेप्लिकेट कर पाए, बार बार अपनी कॉपीज बैक्टीरिया के अंदर बना सके, है ना। तभी वो अच्छा वेक्टर कहलाया जाएगा, है ना। नहीं तो यार वो किसी हमारे उतने काम का नहीं है। अब एक और क्वेश्चन आता है, मान लेते हैं ये एक बैक्टीरिया है और ये आपका वेक्टर है और ये कोई तो डीएनए आपने जीन उसके साथ अटैच किया और इसके अंदर डाल दिया। Now how you will know? कैसे पता चलेगा कि ये तुम्हारा जो प्लाज्मिड है ये इस बैक्टीरिया के अंदर गया है या नहीं गया है? तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हें दिख रहा है क्या? बैक्टीरिया चिल्ला के बता रहा है मेरे अंदर प्लाज्मिड आ गए? ये तो नहीं होता
ऐसा नहीं होता है। तो यू मस्ट हैव सम जीन्स, जिनको हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर्स कहते हैं। इसका मैं बताऊंगा टेक्निक कैसा है। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स आर द जीन्स व्हिच हेल्प अस टू नो दैट कि हमने जो डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवाया है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए उस होस्ट के अंदर चला जा चुका है, गया। ठीक है, तो ये मार्कर वहां पे बिल्कुल फ्लैग जो है ना, 3 तोपों की सलामी देगा अंदर जाने के बाद में, और हमें पता चलेगा अच्छा हमारा प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेकर के अंदर घुस चुका है। Isn't it? Hello? है ना, तो ये क्लियर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्लोनिंग साइट है ना। अगर उस बैक्टीरिया प्लाज्मिड के ऊपर ऐसी एक भी जगह नहीं है जब जहां पे हम हमारा डीएनए अटैच कर सके, तो वो काय का काम का भैया, कुछ काम का नहीं है। बोले तू जा रहा है, हाँ जा रहा हूँ। कैसे पता चलेगा? वहां जाके फोन कर दूंगा, तो मेरा सामान लेके नहीं जाऊंगा लेके। अगर वो हमारा सामान लेके ही नहीं जा रहा है तो वो जा रहा है, ठीक है, या वहां से फोन करेगा, क्या फायदा? we don't have benefit, you know. So that plasmid must have a cloning sites, a site where we can attach our DNA, you know, जो DNA हम लोग चाहते हैं तो वहां पे अटैच हो सके भाई। Isn't it? Hello, isn't it? ना सर, आपने इतनी देर से जो भी बोला ना, उसमें एक प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम ये है कि सर आप हमेशा बैक्टीरिया 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 बोल रहे हो। अगर मुझे किसी प्लांट में डालना है, तो किसी एनिमल सेल में मुझे जीन डालना है, तो कैसे? वो तो नहीं बोल रहे, ये तो गलत है। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, बैक्टीरिया दिखता नहीं है ना। सो हाउ इट विल बी डन? सो दैट विल बी टेक्निक। तो ये टेक्निक क्या है? मतलब क्या ऐसी कोई गन आती है कि ना, बंदूक की गोली मारो, गोली जाएगी अंदर प्लाज्मिड को लेकर के, टिश्यूज में जहां पहुंचेगा वहां पे। सो वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यार ये प्लांट और एनिमल के सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर, क्या हम किसी फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जैसे बैक्टीरिया में करा पा रहे है ना? उसके लिए कौन सा वेक्टर है? तो यार ये समझना बहुत ही क्रूशियल, मतलब चौथा पॉइंट तो एकदम डेंजरस पॉइंट है भाई। ये कैसे होता है ना? किसी एनिमल या प्लांट जो बड़े होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें कैसे क्या हम लोग किसी का जीन ट्रांसफर कर सकते हैं? है ना, तो ये है, इसका भी हमें समझना है। तो देखो अभी वेक्टर्स में मुझे 4 चीजें आपको समझानी है। नंबर 1 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, नंबर 2 सिलेक्टेबल मार्कर, नंबर 3 क्लोनिंग साइट, नंबर 4 वेक्टर, और हाउ यू कैन ट्रांसफर द जीन्स इनटू अ प्लांट और एनिमल सेल। इज इट क्लियर? हेलो, क्वेश्चन है ये, एक्चुअली 4 क्वेश्चन है, आंसर्स नहीं है ये, 4 क्वेश्चंस है। हेलो, है ना? नंबर 1 origin of replication. Origin of replication देखो, it is a sequence where replication starts. Oh my god, it's a sequence where replication starts. जहाँ पे replication शुरू होता है वही जिसको मैं ORI साइट कहता हूँ, उसी को मैं क्या कहता हूँ? ORI साइट कहता हूँ, ठीक है? Isn't it? इसे मैं ORI साइट कहता हूँ। A piece of DNA linked to the ORI can replicate within the host cell. अब देखो यहाँ पे, अभी ये देखो, ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के ऊपर यहाँ पे ORI साइट प्रेजेंट है। ORI साइट लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो, बहुत छोटा है, माफ करना मुझे, ठीक है, बट है। अभी इस प्लाज्मिड में ORI साइट है, मतलब जब भी ये रेप्लिकेशन शुरू करेगा, थीटा रेप्लिकेशन मैंने बताया था आपको, इफ यू रिमेम्बर, तो यहाँ से वो कॉपी करना शुरू करेगा। बट अगर कॉपी करते करते पता चला कि आपने जो डीएनए डाला है वो यहाँ पे है, जो जीएनए इसको लगाया वो बिल्कुल यहाँ पे, तो बराबर का कॉपी करते करते हमारी भी जीन की कॉपी कर लेगा, हमने जो जीन डाला है वो भी कॉपी कर लेगा। इसलिए ORI साइट सबसे जरूरी है। तो आपको देखने को मिलेगा एम्स के पेपर में भी, बायोलॉजी ओलंपियाड में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि किसी भी प्लाज्मिड की सबसे बढ़िया चीज क्या होनी चाहिए, मतलब विच शुड बी द बेस्ट थिंग। भैया बेस्ट थिंग है उसका खुद का रेप्लिकेशन, उसमें ये एबिलिटी जरूर होनी चाहिए, उसका ORI साइट उसके पास होना चाहिए, और वो अपनी कॉपीज बनाने की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए। पहला फैक्टर ये है भाई, isn't it? हेलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो ऐसा नहीं कर
होता है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। गया वहां पे वो लॉस हो गया, एक ही जीन है, एक ही जीन है, ठीक है, एक ही, क्या फायदा है? हमें सैंपल नहीं मिलेंगे ज्यादा अमाउंट में, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, एंड वी विल बी ऑन द बैक फुट, यू नो, दैट्स इट। सो द बेस्ट थिंग इज दिस ओनली, ठीक है। ओलंपियाड का क्वेश्चन है भाई, सिंगापुर ओलंपियाड में भी है, बायोलॉजी ओलंपियाड जो आपका नेशनल होता है वहां पे भी है ना, नीट में तो है ही है, क्योंकि उधर आ गया तो इधर डालना है क्वेश्चन, है ना, एम्स में भी। सो अंडरस्टैंड दिस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। piece of DNA linked to the ORI can replicate within the host cell. It also controls the copy number of the linked DNA. अब फिर से नाम आया कॉपी नंबर, कितनी कॉपीज बनाएगा, जितना बेटा वो लिंक्ड डीएनए की कॉपी है ना, जितना खुद का कॉपीज बनाएगा उतना लिंक्ड डीएनए का कॉपी बनाएगा। So for getting many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number. मतलब बताओ, which is the best plasmid? Best plasmid used as a vector, the which have the high copy number, isn't it? This is the answer of the Olympiad question, you know. सबसे बढ़िया प्लाज्मिड कौन है जिसको वेक्टर बनाया जाए? सर जिसका कॉपी नंबर ज्यादा हो ना वही अच्छा है। अरे समझ में आया? स्टिल बैक्टीरिया का प्लाज्मिड कितना भी कॉपी नंबर बना दे, बैक्टीरियोफाज जो है वायरस उसको नहीं जीत सकता, वो बहुत कॉपी बनाता है, बट वो मुश्किल है हैंडल कर पाना, ये आसान होता है थोड़ा उसके कंपेयर। क्लियर है बेटा? पहला पॉइंट समझ में आया वेक्टर का भाई। सर वेक्टर वेक्टर तो बहुत सुना है उधर फिजिक्स में वगैरह, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है भाई। यस, इज इट क्लियर? वेक्टर Yes. एक कैरेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं इसको। सो एक कैरेक्टर आपको अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, ठीक है। अब जो ये जो पॉइंट है ना, ये जो है बहुत ही टेढ़ी खीर है भाई, सिलेक्टेबल मार्कर। आप इतने माइन्यूट स्केल पे एक प्लाज्मिड को अंदर बैक्टीरिया में डाल चुके हो, आपको पता करना है कि वो पहला नंबर वो गया कि नहीं। दूसरा ये भी पता करना है कि वो गया तो क्या सिर्फ खुद अकेला चला गया या हमारा जो डिजायर डीएनए है उसको भी लेके गया है कि नहीं। दो चीजें पता करनी है। अरे समझ रहे हो, दो लेवल पे चेकिंग है यहाँ पे। पहला क्या, वो गया कि नहीं खुद अंदर होस्ट के बैक्टीरियल सेल के अंदर जहाँ पे भेजना था वहां गया या नहीं गया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ। अब वंस यू नो, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, खुशी की बात है, कुछ रहो। बट दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा तू गया ठीक है, अच्छी बात है, ये बता सामान लेके गया कि नहीं। नहीं बोला मैं ट्रेन है ना उधर ही भूल गया रेलवे स्टेशन पे, ऐसा नहीं चलता है ना। ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिकॉम्बिनेंट दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए तो ही एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है, नहीं तो नहीं। सादा प्लाज्मिड चला गया तो फायदा नहीं। So, is it a transformant or not? That is the first question. And second, is it a recombinant or not? That is the second question. You know? Hello? Are you getting this? Question समझ में आ रहा है? Yes. तो आज आंसर नहीं दूंगा क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि आपको कैसे पता चलेगा एक बैक्टीरिया जो कि आपको आंखों से दिख नहीं रहा, उसके अंदर एक प्लाज्मिड जो कि आपको आंखों से नहीं दिख रहा, और उस प्लाज्मिड के साथ में एक छोटा सा डीएनए जो आपके आंखों को नहीं दिख रहा, वो गया या नहीं। हाउ यू विल नो इट, है ना। कुछ भी चीज आपको आंखों से दिखती नहीं है, इवन माइक्रोस्कोप में भी देखने का आपको कुछ नहीं पता चलेगा, बिकॉज प्लाज्मिड और रिकॉम्बिनेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे होता है हेवी हो जाएगा अभी, क्योंकि इतना सारी चीज बताई है मैंने, थोड़ा हेवी हो जाएगा अगर मैं ये भी पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, तो कीप इट फॉर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन का जवाब दूंगा, और आगे होस्ट और फिर केमिकल इंजीनियरिंग वाला थोड़ा सा जो क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, दैट आई विल टेल यू। ठीक है, हाउ इट विल बी डन, एंड देन उसके नेक्स्ट में इनके क्या क्या एप्लीकेशन, मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि हमने गोल्डन राइस कैसे बनाया, हाउ वी प्रिपेयर्ड गोल्डन राइस, गोल्डन राइस कैसे बनाया, ऐसे कुछ भी। ठीक है, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ठीक है, तो ये हम लोग चीजों को देखेंगे।
पक्का? तो आज के लिए बस यहीं पे रोकते हैं बच्चों, ये एकदम से हेवी डोज पे चला गया यार। ओके ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं पे रोकते हैं। क्या नाई का NaA है? क्या NaA का है? चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय। Sir, हाँ बोलो, बोलिए। sir, can you send this PPT and also the file you were showing the last class? पीपीटी नहीं, ये पीपीटी का कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का बुक ले लो, उसमें ये सब है। All the lines are of the NCERT. Always read from books. Yes, sir. Don't see animations. मैं पहले बता रहा हूँ, अभी मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ भी समझना चाहते हो तो एनिमेशन मत देखो, ठीक है? If you see the animation, you are killing your imagination. That is what the point, you know. Don't kill your imagination. वो छोटे बच्चों के लिए ठीक है, 2 + 2 4 है, तो ये 2 पेंसिल, ये 2 पेंसिल, 2 पेंसिल, 4 पेंसिल। Why that is good for the छोटा बच्चा। अपने इमेजिनेशन को किल मत करो। Why I am able to deliver these concepts? Because I have developed my imaginations, you know. That is more important. Hello, understand this. Yes, sir. अगर आपका लॉजिक स्ट्रांग रखना है आगे चल करके भी, तो बेटा खुद का बुक्स पढ़ के इमेजिनेशन डेवलप करो, ये बहुत जरूरी है। मैंने कल भी एक बच्चे को बताया था कि यार देख, मैंने है ना हैरी पॉटर को पढ़ा और उसके बाद में उसका मूवीज भी देखा, तो जितना बढ़िया मैंने इमेजिनेशन किया था ना, वैसा मूवी में नहीं दिखा है ना। अगर ये आपको ट्रू नहीं लगता है तो खुद पढ़ो और देखो। Have you maybe you have done it? हेलो, किसी ने किया है ऐसा? Yes, sir. पहले पढ़ा हैरी पॉटर के बुक्स एंड देन मतलब जो भी उसके वर्जन्स है सारे, एंड देन एक एक अच्छा मूवीज देखा। तो अगर आप ऐसा करोगे ना, आप खुद को लगेगा अरे यार ये तो गजब है, मतलब आप अनसेटिस्फाई हो गए मूवी देखकर। सो यही यहाँ पे फंडा यूज करो। हमारा इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा। यस, ठीक है। सर Yes. सर वो आपने एक प्रोसेस बताया था वो RFLP को लेके। सर जो मतलब वो एनोड और कैथोड का था, तो सर वो जो पूरा प्रोसेस है उसका नाम भी RFLP ही है? नहीं नहीं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। उसका प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल है RFLP, एक प्रिंसिपल है तुम्हारा एथोड कैनोड वाला जो है ना, सॉरी एनोड कैथोड वाला जो वर्ड है, ठीक है, वो वाला है। वो चीज है, वो उसमें बेसिक है। मोलेकुलर वेट वाला एक फंडा बताया, वो चीज एक्चुअली उसमें है। अब मुझे मोलेकुलर वेट वाली चीज बतानी है तो मुझे पहले RFLP बतानी पड़ेगी कि नहीं, है ना। दैट इज व्हाट द पॉइंट। यस सर। ठीक है, सो दैट इज वेरी सिंपल थिंग कि एक डीएनए के बहुत सारे लेंथ वाइज टुकड़े पड़ते हैं, इसी को हम RFLP कहते हैं। दैट्स इट। इवन जब हम हमारा फिंगरप्रिंटिंग करते हैं ना, डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग। ट्रैवल करते हैं वो DNA ही रहता है? क्या क्या? जो ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स एनोड वो DNA ही रहता हाँ तो फिर कौन रहेगा भाई, है? क्या हाँ पूछ सर। रहे हो? यस सर। डीएनए का ही सेपरेशन है, तो डीएनए ही जा रहा है ना। यस सर। भैया शादी में वरमाला डाल रहे हैं, वो वर वधू ही है ना, बाराती नहीं है। यस, ऐसे यस क्वेश्चन सर। पूछता है। चल ठीक है, ठीक है। एनीवे, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय। Thank you, sir. Bye, sir. बाय। Thank you, sir.